ये है बैरन हेलमेट और उसके किंगडम पर एक किड ने अकेले इन्वेड कर दिया। बैरन ने अपने बेस्ट सोल्जर्स को उस छोकरे को कैप्चर करने के लिए भेजा, पर उस किड ने अकेले ही बिना पसीना बहाए सबको धूल चटा दी। जब उसने फाइट बैक करने का डिसाइड किया, उसने एक ऐसी स्पेल अनलीश की जो इतनी पावरफुल थी कि उसने एक मैसिव हीट वेव क्रिएट कर दी, जिससे सब शॉक में रह गए। सारे सोल्जर्स राख में बदल गए और सिर्फ एक नाइट और बैरन जिंदा बचे, जो डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। सच तो यह है कि वो किड उस बात का रिवेंज लेना चाहता था जो बैरन ने उसकी फैमिली के साथ किया था। पर इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये है ईथन, वेस्ट का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन और ड्यूक आर्डन का सबसे बड़ा बेटा। वो ड्रैगन स्लेयर के नाम से फेमस हुआ था, पर कोई भी इनविंसिबल नहीं होता, राइट? स्वॉर्ड के साथ बेस्ट होने के बावजूद उसको ड्रैगन किंग ड्रैचीस ने बुरी तरह क्रश कर दिया। उस बीस्ट ने इतना इंसेन अटैक लॉन्च किया कि ईथन भी टिक नहीं पाया। जब वो गिर रहा था, उसको उन लोगों की याद आई जिन्हें उसने ड्रैगन्स के हाथों खो दिया था। उसका लास्ट वर्ड था सॉरी। अचानक से जब वो होश में आता है तो उसकी बहन उसे घूर रही होती है। ईथन टोटली लॉस्ट था। उसको लगा कि वो आफ्टर लाइफ में है, पर उसकी बहन ने रोते हुए उसको बताया कि वे दोनों जिंदा हैं। पता चला कि वो 10 साल से कोमा में था। उस टाइम में दुनिया पूरी तरह पलट चुकी थी। वॉर 15 साल पहले ड्रैगन्स के साथ एक पीस डील पर एंड हो चुकी थी। उसके फादर बैटल में मारे गए थे और उसकी फैमिली जो कभी सबसे पावरफुल हुआ करती थी अब कंप्लीटली ब्रोक हो चुकी थी और पता नहीं कहां एक पुरानी शैक में रह रही थी। एंड में उसको समझ आता है कि वो टाइम में 13 साल पीछे एक पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है, जहां स्टोरी ने कंप्लीटली डिफरेंट पाथ ले लिया था। क्योंकि उसकी फैमिली ने वॉर में सैक्रिफाइस दिया था, तो किंग ने उन्हें किसी भी क्राइम के लिए एक फ्री पास दे दिया था। उसने फैमिली को टन्स ऑफ जूल्स और गोल्ड भी दिया था, पर सेनेट ने सब कुछ चुरा लिया और उनके पास कुछ नहीं छोड़ा। ये सेनेट 10 डिस्टेंट रिलेटिव्स का एक छोटा सा ग्रुप है जिसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था जब अपना एमसी बेहोश पड़ा था। उनका पहला डर्टी मूव सिबलिंग्स को हाउस से बाहर निकालना और उस वोट को कैंसिल करना था जो ईथन के 20 साल का होने पर उसको हेड ऑफ द फैमिली बना था। क्योंकि ईथन अभी ऑलरेडी 19 साल का है, तो 8 मंथ्स में वो टाइटल ले लेता, पर वे बुढ़े उसे रोकने के लिए सब कुछ कर रहे थे। अगले दिन सेनेट लीडर्स में से एक लाइकीज उस शैक पर नजर रख रहा था और एमसी और उसकी बहन को प्रिजनर्स की तरह ट्रीट कर रहा था। वो बंदा एक किंग की तरह जी रहा था, पर अब बाजी पलट चुकी थी, क्योंकि अब ईथन फाइनली जाग चुका था। जब उस चमचे को सबसे कम उम्मीद थी, ईथन अंदर आता है और उसके फेस पर सीधा पंच मारता है, जिससे वो बंदा हवा में उड़ते हुए रूम के दूसरे कोने में जा गिरता है। ठीक उसके बाद अपना एमसी उसको कॉलर से पकड़ता है और क्लियर कर देता है कि गेम के रूल्स अब चेंज हो चुके हैं। वो बंदा पूरी तरह पागल हो गया। पहली बार उसने रियलाइज किया कि आर्च ड्यूक अब वो 9 साल का छोटा बच्चा नहीं रहा जो कोमा में चला गया था। जैसे ही ईथन ने पीठ घुमाई, वो लैकी गुस्से से पागल हो गया, बड़बड़ाने लगा कि वो इस बात के लिए रिग्रेट करेगा और सेनेट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एमसी सीधा अपने रूम में गया और अपनी माना फोकस करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बॉडी अभी बहुत वीक है। उसकी एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में बिखरी हुई थी और बिना मना के सपोर्ट के उसके लिए चलना भी मुश्किल था। पर क्योंकि वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन था, तो सवाल ये नहीं था कि उसकी पावर वापस आएगी या नहीं, बल्कि ये था कि इसमें कितना टाइम लगेगा। घंटों मेडिटेट करने के बाद उसने बिस्तर पर पड़े हुए सालों की कमी पूरी की, दौड़ना शुरू किया, कुछ पुशअप्स मारे और हवा में स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस की। उस बंदे ने पूरी दोपहर अपना पसीना बहाया। तभी अचानक से एक सोल्जर पेड़ के पीछे से निकलता है और उसको वार्न करता है कि उसका बीच वाला भाई मायर्स एक बार में बुरी तरह ड्रंक है और कुछ गुंडों ने उसको घेर रखा है। बड़ा भाई होने के नाते ईथन उसकी जान बचाने के लिए बार की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने एंटर किया, ईथन ने पूछा कि मायर्स को क्या हुआ है। अचानक एक कुर्सी उसके पास से उड़ती हुई गई। अंदर गुस्से में आग बबूला मायर्स अल्कोहल के लिए चिल्ला रहा था। ईथन ने घूर के देखा और रियलाइज किया कि यह सच में मायर्स ही था। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उस काइंड और इनोसेंट किड को आखिर हो क्या गया था। फिर उसकी आंखें दूसरी तरफ गईं। एक लड़कों का ग्रुप स्मक कर रहा था। मायर्स को काम डाउन होने को बोल रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि आज वो फुल ऑफ एनर्जी है। ये सुनकर ईथन का फेस गुस्से से सख्त हो गया। वे आदमी उसकी तरफ मुड़े। ईथन ने सीधा एक पंच मारा। टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो बुरी तरह फ्यूरियस था। वहीं मेयर्स इतना ड्रंक था कि उसको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, ड्रैगन से लड़ रहा था। एक ब्रोकन बॉटल को स्वॉर्ड की तरह पकड़कर उसने डिक्लेयर किया कि वो उन्हें मार गिराएगा। फिर अपनी चेयर पर गिरते हुए नशे में धुत मेयर्स बड़बड़ाया कि उसने एक बॉटल तोड़ दी है और पूछा कि उसको अपना भाई क्यों दिख रहा है। ईथन स्पीचलेस था। उसको याद आया कि कैसे मायर्स हमेशा क्वाइट, सीरियस और जरूरत पड़ने पर फियर्स हुआ करता था। अब मेयर्स ने बॉटल अपने मुंह पर लगाई और ब्रैग करने लगा कि वो पूरे कॉन्टिनेंट में किसी को भी पीने में हरा सकता है। ईथन ने गुस्से से उसे देखा। फिर उसने अपनी उंगलियों से मेयर्स की गर्दन पर स्ट्राइक किया। बाकियों के सामने खड़े होकर ईथन ने कहा कि मेयर्स को बाद में देखा जाएगा। हांस ने उन आदमियों की तरफ पॉइंट किया और चिल्लाया कि ये वही स्कमबैग्स हैं जो उसके भाई को इधर उधर घसीट रहे थे। ईथन के चारों तरफ डार्क मना बिल्ड होना शुरू हो गया। एक आदमी फ्रोज हो गया, ये सोचकर कि आर्च ड्यूक तो 10 साल पहले माना सर्च की वजह से मर चुका था। वे थग्स आपस में विस्पर करने लगे कि उन्हें निकल लेना चाहिए। आर्च ड्यूक के इन्वॉल्व होने पर बातों को और बिगड़ने का कोई पॉइंट नहीं था। उनमें से एक ने नकली स्माइल बनाई और कहा कि उन्हें सिर्फ यंग मास्टर की फिक्र थी। वो बस ज्यादा ड्रंक हो गए थे, पर अब वो काम है। ईथन घूमा और पूछा क्या उन्हें सच में लगता है कि वे यहां से जा रहे हैं। वो आदमी अकड़ गया, पर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि वे लोग निकल ही रहे थे और उसने ईथन से कहा कि यंग मास्टर को बोलना कि उनका टाइम अच्छा गुजरा। ईथन उनकी तरफ आगे बढ़ा और उसने पूछा कि उन्हें जाने की परमिशन किसने दी। उनमें से एक पंक आगे आया और स्नीयर करते हुए बोला कि ईथन अभी भी बहुत वीक है। एक घमंडी स्माइल के साथ उसने ईथन को पीछे हटने को बोला जब तक कि उसकी हड्डियां सलामत हैं। ईथन ने सीधा एक पंच से जवाब दिया। वो लड़का सीधा दीवार से जा टकराया। उस हिट से धूल उड़ गई। बाकी सब स्टन्ड रह गए। ईथन ने कोल्डली सोचा कि ड्यूक की फैमिली सच में अपनी सारी रिस्पेक्ट खो चुकी है। इन पैथेटिक कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई उसके लोगों पर हंसने की। गुस्से में जलते हुए
उसने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उस आदमी को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, उससे पहले ही ईथन उस पर झपट पड़ा। जब उसने ब्लू माना देखा तो वो पैनिक कर गया। उसे लगा था कि ईथन अब इसे यूज नहीं कर सकता, फिर भी उसने अपना स्टांस लिया। उसे कॉन्फिडेंस था कि वो इतना अमाउंट हैंडल कर लेगा, पर ईथन ने उसके दोनों हाथ पूरी तरह क्रश कर दिए। वो बंदा शॉक में था। बाकी लोग उसकी मदद करने दौड़े। ईथन ने उन्हें घूरा, ये सोचते हुए कि इनकी हिम्मत कैसे हुई अर्दन फैमिली से पंगा लेने की। उसने कसम खाई कि उसके छोटे भाई के साथ उन्होंने जो किया उसका वो गिन गिन के बदला लेगा। और देखते ही देखते पूरा बार चीखों से गूंज उठा। हांस पूरी तरह टेरिफाइड था। ईथन के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे और हांस सिर्फ एक ही चीज सोच पा रहा था, उसका मास्टर एक मॉन्स्टर है। ईथन ने उसको आवाज दी और हांस ने एकदम तुरंत आंसर किया। वहां से निकलते वक्त ईथन ने कहा कि वो अपने भाई को घर ले जा रहा है और हांस को यहाँ की सारी गंदगी क्लीन अप करनी चाहिए। बाद में मायर्स को एक पिक्चर को घूरना और ये कहना याद आया कि उनके फादर की डेथ के कुछ ही टाइम बाद उनकी मदर भी चल बसी थी। जमीन पर बैठे हुए मेयर्स रोया और एडमिट किया कि वो इतना छोटा था कि उसे उन दोनों में से कोई ठीक से याद तक नहीं। ईथन ने तब उसके सिर पर हाथ फिरा था और मायर्स ने कहा था कि ईथन ने उसके लिए उनकी जगह ले ली थी, ऑलमोस्ट एक फादर की तरह। मायर्स रोता रहा। ईथन ने स्माइल किया और उसको गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। अचानक मेयर्स विंडो की तरफ देखते हुए जाग गया। उसने सोचा कि वो कल रात इतना ज्यादा ड्रंक था कि उसने इमेजिन कर लिया कि उसका भाई वहां था। उसने अपनी मुट्ठी भींची, ये सोचते हुए कि काश वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होता। फिर मायर्स बुरी तरह टूट गया और फॉरगिवनेस की भीख मांगने लगा। ईथन पास आया और पूछा क्या वो जाग गया। शेकन हालत में मेयर्स ने पूछा क्या ये सच में वो है। ईथन ने स्माइल किया और कहा कि वो फाइनली वापस आ गया है। मायर्स सीधा उसकी तरफ दौड़ा। उसने ईथन को जोर से गले लगा लिया। कॉट ऑफ गार्ड होते हुए ईथन ने सोचा कि ये जरूर कोई टेम्पररी लैप्स होगा। मायर्स तो बिल्कुल भी नहीं बदला था। अलग होने के बाद मेयर्स ने कसम खाई कि वो कभी दोबारा अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा। ईथन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि वे वापस से एक साथ हैं तो एक ड्रिंक तो चलती है। बेनी ने पूछा कि तरन कहाँ है। ये सुनकर मायर्स की बोलती बंद हो गई। ईथन ने बताया कि उसकी सिस्टर ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अपना सिर पकड़ते हुए मायर्स ने एक्सप्लेन किया कि तरन उनकी टेक्निक स्टडी करने के लिए किसी दूसरी फैमिली के पास गया था। उनके ग्रैंडफादर और फादर की डेथ के बाद ईथन कोमा में चला गया और उनकी फैमिली ने फोरसाइट का गिफ्ट खो दिया। ईथन बस घूरता रह गया। फिर उसने वापस पूछा। मायर्स के कहने का मतलब समझकर वो शॉक्ड था। दूसरी फैमिली। मायर्स ने एडमिट किया कि उसे पूरी स्टोरी नहीं पता। ईथन ने फ्राउन किया और पूछा क्या तरन ने कम से कम ये तो बताया था कि वो कहाँ जा रहा था। अपना सिर रगड़ते हुए ईथन ने हांस को अंदर बुलाया। उसने हांस को बताया कि उसे क्या चाहिए। हांस ने एक बैग आगे बढ़ाया और उसे लेने को कहा। ईथन ने सरप्राइज में पैसों की तरफ देखा। हांस ने बताया कि उसे सफाई करते वक्त ये मिले थे। ईथन ने सोचा कि टाइमिंग परफेक्ट थी, उन्हें सच में कैश की जरूरत थी। उसने बैग वापस हांस को थमा दिया, ये कहते हुए कि उसने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था, और उसने बचे हुए पैसे उसे रखने को बोला। खुशी से पागल होकर हांस चिल्लाया कि वो उनकी सर्विस करके बहुत खुश है। ईथन ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि हांस बहुत जल्दी सीखता है। वो दरअसल काफी यूजफुल था। अपनी चिन को टच करते हुए ईथन ने कहा कि उसे अफसोस है कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि तरन कहाँ गया है, पर कम से कम वो जिंदा तो था। फिर वो मायर्स की तरफ मुड़ा, फिर से सीरियस होते हुए। एक स्टूल खींचते हुए ईथन ने उसे बैठने और अपनी रिस्ट दिखाने को बोला। जब उसने मायर्स का हाथ चेक किया, ईथन ने कहा कि उसे देखना होगा कि ड्रिंक ने उसको बर्बाद तो नहीं कर दिया है। उसने मायर्स का माना फ्लो एग्जामिन किया। एक पल के बाद ईथन ने नोटिस किया कि एनर्जी डर्टी थी, पर माना अपने आप में नॉर्मल था। फिर उसने पूछा क्या मायर्स के पास अभी भी थोड़ी बहुत भी फोरसाइट बची है। अपनी आंखें बंद करते हुए ईथन ने एक्सप्लेन किया कि अगर मायर्स फैमिली की ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर कर ले तो उसका माना फायर की तरह बर्न होगा। कम से कम उसका टैलेंट अभी तक वहीं था। उसकी रिस्ट छोड़ते हुए ईथन ने कहा कि अभी पूरी उम्मीद नहीं टूटी है। उसने आगे कहा कि ट्रेनिंग के साथ मायर्स एक नाइट बन सकता है, पर उसकी कंडीशन अभी बहुत खराब है, इसलिए उसे ऑफेंस और डिफेंस में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। स्टन्ड होकर मायर्स ने पूछा क्या वो सीरियस है। ईथन ने उसके सीने पर हाथ रखा और बोला हाँ, वो उनकी फैमिली के सीक्रेट्स जानता था और अगर मायर्स चाहे तो वो उसे नाइट बनने में हेल्प करेगा। मेयर्स कंफ्यूज लगा और बोला कि उसने सोचा था कि ये इम्पॉसिबल है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और डिफेंस चूज किया, कसम खाते हुए कि वो ईथन और फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। ईथन ने हल्का सा फ्राउन किया और बोला कि इसका मतलब है हेल जैसी ट्रेनिंग। उसने पूछा क्या मेयर्स वाकई उसके लिए रेडी है। मेयर्स ने टोटल सीरियसनेस के साथ आंसर किया कि वो बिल्कुल रेडी है। ईथन ने चिल्लाकर हांस को सैंडबैग्स और वुडन सोर्ड्स लाने को कहा। आसपास देखते हुए उसने सोचा कि अब उनकी टूटी हुई फैमिली के सीक्रेट सिर्फ उस अकेले के पास थे। 15 की एज में स्टार्ट करना काफी लेट था, पर मेयर्स में अभी भी पोटेंशियल था। बाहर ईथन ने डिक्लेयर किया कि वो मेयर्स को फैमिली के लायक एक आदमी बना देगा। एक कैंडल टेबल पर जल रही थी। कहीं और बैरन कार्गस के घर में एक आदमी टेबल पर बैठा था। ये बैरन हेलमेट था जो फैमिली का हेड था। वो आज ड्यूक के फाइनली होश में आने के बारे में गहरी सोच में डूबा था। एक लेटर हैंडओवर करने के बाद हेलमेट ने ऑर्डर दिया कि इसे काउंट फर्नर को भेज दिया जाए। उसने ईथन को इमेजिन किया और सोचा कि वो लड़का टैलेंटेड है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और उसकी आंखें बिल्कुल अपने फादर जैसी हैं। हेलमेट के लिए इसका मतलब था कि होमलैंड की स्पिरिट वापस लौट आई है और ये बात सेनेट तक पहुंचनी जरूरी थी। वापस ट्रेनिंग पर आते हैं। ईथन ने मायर्स को बताया कि जब वो सोर्ड स्विंग करता है तो उसे अपने स्ट्राइक को एक शेप देना होता है। इस तरह से अटैक सिर्फ एक मोशन नहीं होता, ये एक चेन ऑफ मूव्स होता है। उनके ब्लेड्स तेजी से टकराए। मायर्स के हाथ से वेपन छूट गया। अपने गिरे हुए भाई के ऊपर खड़े होकर ईथन ने कहा कि जब तुम ब्लॉक कर रहे हो तो तुम सिर्फ एक हिट पर फोकस नहीं कर सकते, तुम्हें लगातार हर स्ट्राइक को रोकना होगा। जमीन पर कांपते हुए मायर्स को देखते हुए ईथन ने उसे उठने को बोला अगर उसको बात समझ आ गई हो। कोई भी दुश्मन उसके रेस्ट करने का वेट नहीं करेगा। एक फेंट स्माइल के साथ उसने पूछा कि क्या उसकी विल वाकई इतनी वीक है। मायर्स ने पलटकर जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर उसने अपना वेपन वापस उठाया। अपना स्टांस लेते हुए वो चिल्लाया कि उसने बस किसी तरह खुद को गिव अप करने से रोके रखा है, पर चाहे जो हो जाए वो अगले ब्लो को जरूर ब्लॉक करेगा। ईथन ने स्माइल की और कहा, दैट वाज द स्पिरिट। उनकी स्वॉर्ड्स फिर से आपस में क्रैश हुई। विंडो से देखते हुए हांस सोच रहा था कि वे सुबह से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे थे। वे मॉन्स्टर थे और ईथन ने उस भाई की हालत एक ब्लडी मेस कर दी थी जिसे उसने 10 साल से नहीं देखा था। हांस ने फ्राउन किया और सोचा कि मायर्स पता नहीं कैसे मार खा के भी खुश लग रहा था। उसे उन दोनों में से कोई समझ नहीं आ रहा था। शायद इसी तरह ड्यूक की फैमिली अपना प्यार शो करती थी। अगर वो कभी अपने खुद के भाई को ऐसे पीटता तो वो चुप रहता और कभी उसके रास्ते में नहीं आता। एक लड़की सर्वेंट्स के साथ खड़ी थी और हांस ने सोचा कि उसने जो कुछ किया था उसके बाद उसको आर्च डचेस के साथ स्पेशली पोलाइट रहना चाहिए। नीचे देखते हुए उसकी बहन ने सोचा कि उसे अब नहीं पता कि कैसे जीना है। ईथन के जागने के बाद से सब कुछ चेंज हो गया था। विंडो के बाहर देखते हुए उसने सोचा कि उस दिन के बाद से हर किसी ने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। यार्ड में वर्कर्स यहाँ वहां घूम रहे थे और एक लड़की अपना काम कर रही थी। उसने सर्वेंट्स की तरफ देखा, फिर लॉर्ड चेम्बरलेन की तरफ मुड़ी। नर्वस होते हुए चेम्बरलेन ने वापस पूछा। उसने अपनी आंखें खोली और पूछा कि ईथन ने उसको क्या कहा था। उसके बाद सब अपने काम पर वापस लग गए। हांस के माइंड में एक मेमोरी फ्लैश हुई। ईथन किसी को पीट रहा है और उसने नर्वसनेस के साथ दोबारा पूछा। हांस खुद में हंसा, ये सोचते हुए कि वे मेमोरीज कितनी टेरिफाइंग थी। जब उस लड़की ने उसको वापस बुलाया तो उसने एक फोर्स्ड स्माइल दी। अगर आर्च ड्यूक सच में इस तरह बात करता तो हांस को इसका कोई हिस्सा नहीं बनना था। फिर भी उसने माफी मांगी और ओवन से निकली फ्रेश कुकीज उसको ऑफर की। स्माइल के साथ उसने वो थमा दी और एक टी पार्टी सजेस्ट की क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। वो मान गई और उसको थैंक यू कहा। वो उसको कंफ्यूज होकर घूरती रही और उसने रियलाइज किया कि हांस ने उसके क्वेश्चन को डॉज किया था। फिर उसने कुकी टेस्ट की और बोली कि उसको पसंद आई। उसका हाथ पर्पल स्फीयर की तरफ बढ़ा। हांस ने उस स्टोन को देखा और खुद को याद दिलाया कि उसे केयरफुल रहना होगा। उसकी कीमत उसकी 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। स्फीयर के अंदर एक चेहरा फ्लिकर हुआ। फिर फैमिली का हेड वहां अपीयर हुआ। हांस ने उसे ग्रीट किया और उस आदमी ने कहा कि वो उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहा था। हांस ने पूछा कि वो कैसे है। उसने कहा कि वो ठीक है और उसने सुना है कि आर्च ड्यूक होश में आ गया है। हांस ने कंफर्म किया और ऐड किया कि वो ऑलरेडी माना यूज कर पा रहा है। बैरन थोड़ा रुका, फिर बोला कि इसका मतलब लड़का अभी भी उतना ही गिफ्टेड है जितना वो 10 साल पहले था। क्योंकि एल्डर्स मीटिंग पास थी उसने हांस को रिपोर्टिंग करते रहने के लिए कहा। हांस ने बोला कि वो समझ गया, फिर ध्यान से ऐड किया कि आर्च ड्यूक बहुत क्रूअल है तो उन्हें और कॉशियस रहना होगा। बैरन ने उसकी बात काट दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग में चीजें उन्हीं के फेवर में जाएंगी। उसने सीक्रेट में एक्स्ट्रा मनी भी भेज दिए थे और हांस को ऑर्डर दिया कि उस पर नजर बनाए रखे। हांस ने हाथ जोड़े और उसे थैंक यू कहा। बैरन ने कहा कि उसे 1 महीने में अगली रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है। कॉल के बाद हांस ने क्वाइटली अपने हाथ जोड़े और सोचा कि ये एक बहुत बड़ा चांस था। वो स्मर्ट किया, ये सोचते हुए कि बैरन ने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि आर्च ड्यूक सच में कितना स्ट्रांग है। अभी के लिए हांस सिर्फ देखेगा और जो जीतेगा उसी की साइड लेगा। बाद में खुद से स्माइल करते हुए उसने डिसाइड किया कि आर्च ड्यूक के पास चिपके रहने का भी बड़ा फायदा हो सकता है, अगर इसका मतलब बाद में और बड़ा रिवॉर्ड मिलना हो। एक पल बाद बाहर से किसी ने आवाज दी और कहा कि ड्यूक्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। हांस फ्रीज हो गया। वो तेजी से डोर की तरफ घूमा और चिल्लाया कि फौरन कोल्ड वाटर, वेट टॉवल्स और टी लेकर आओ। सर्वेंट्स ने तुरंत रिप्लाई दिया। हांस ने फ्राउन किया और डिसाइड किया कि अभी के लिए स्मार्टेस्ट मूव यही था कि आर्च ड्यूक को अपसेट ना किया जाए। सुबह हुई। हवा को चीरते हुए वेपन्स की आवाजें आईं जब ईथन अपने भाई के साथ स्पार कर रहा था। मायर्स ने अपनी ग्रिप टाइट की और एक स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया। ईथन ने स्माइल किया, बस इतना ही देखकर वो इम्प्रेस था। वो एक और अटैक लेकर झपट पड़ा, ये सोचते हुए कि बस कुछ ही दिनों में मायर्स को उसकी स्विंग्स की आदत पड़ चुकी थी। मायर्स ने जमीन पर जोर से धक्का दिया। ईथन ने अपना पैर घुमाया और एक और अटैक लॉन्च किया। मायर्स ने फ्राउन किया और अपने दांत पीसे। उसने दोबारा से ब्लॉक किया। ईथन ने सरप्राइज होकर ऊपर देखा। थकान से चूर मायर्स का मुंह खुला रह गया। फिर उसने अपना वेपन फेंक दिया और जोर से चिल्लाया कि उसने इसे ब्लॉक कर लिया है। एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए उसने डिक्लेयर किया कि वो फाइनली एक प्रो बन गया है। ईथन ने उसके सिर पर टपली मारी और कहा कि एक सिंपल हिट ब्लॉक कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक रियल प्रोफेशनल के आसपास भी है। उसकी तरफ देखते हुए ईथन ने वार्न किया कि जिस पल किसी को लगता है कि उसने एक अटैक फुली पैरी कर लिया है वो अपनी गार्ड डाउन कर देते हैं, और यही रीजन है कि उसे अपनी स्वॉर्ड कभी लोअर नहीं करनी चाहिए। मायर्स ने दर्द से अपना सिर सहलाया। फिर भी ईथन को यह मानना पड़ा कि मायर्स तेजी से स्ट्रेंथ और स्टैमिना बिल्ड कर रहा था और वो क्विकली अडेप्ट भी कर रहा था। स्माइल करते हुए ईथन ने सोचा कि बहुत जल्द मायर्स एक रियल नाइट के अगेंस्ट बराबरी से खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। तभी हांस भागता हुआ वहां आया ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए। उसने ईथन को टॉवल पकड़ाया, बोला स्नैक्स रेडी है और ऐड किया कि वो हर दिन पहले से बेहतर लग रहे हैं। ईथन बस यही सोच सका, ये इतना सकअप क्यों कर रहा है। तीनों टेबल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में हैंस ने बोला कि उसे ईथन को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जब पूछा गया कि बात क्या है, उसने एडमिट किया कि आज दिन में बैरन कार्गिस ने उसे कांटेक्ट किया था। पजल्ड होकर ईथन बैठ गया और वापस पूछने लगा। हैंस ने कंफर्म किया। बैरन ने उसको ऑर्डर दिया था कि ईथन पर नजर रखे और सब कुछ रिपोर्ट करे। ईथन ने पूछा उसके बाद क्या हुआ। हैंस एकदम से भड़क उठा, पूछने लगा कि ईथन को वो क्या लगता है। उसने इंसिस्ट किया कि वो एक लॉयल सर्वेंट है और उन्हें कभी बिट्रे नहीं करेगा। ईथन बस चुपचाप अपनी टी पीता रहा। फिर हांस ने एडमिट किया कि उसने बैरन से और पैसों की मांग की है। ईथन ने साई किया क्योंकि उसे अंदाजा था कि उन्हें फंड्स की जरूरत तो है। फिर से चीयरफुल होते हुए हांस ने बोला, ईथन को शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बैरन के पैसे स्पेंड कर सकते हैं। ईथन ने अपना हाथ आगे किया और पेपर और पेन मांगा। ईथन स्मर्क्ड, ये रियलाइज करके कि ये फूल वेट करने का ट्राई कर रहा था और बाद में विनर की साइड लेता। फिर भी उसको हांस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन जैसे सिंपल लोगों को डील करना सबसे आसान था।
ईथन ने उसके हाथ में एक लिस्ट थमाई और बोला, इसमें लिखी सब चीजें सिटी से खरीद लाओ। जैसे ही हांस ने लाउड वॉइस में सोर्ड्स, शील्ड्स और ट्रेनिंग गियर पढ़ा, ईथन ने बोला यही सब लाना है और हांस एग्री कर गया। ईथन ने बोला चाहे बैरन कितना भी पैसा क्यों ना भेज दे, वो एंड में उसी का ही होने वाला था। फिर उसने हांस को लक विश किया और सर्वेंट की आंखें चमक उठीं। अगले ही सेकंड हैंस वहां से दौड़ते हुए चिल्लाया कि उसका हम्बल सर्वेंट हर ऑर्डर का एटवांस पालन करेगा। दोनों भाई यही सोच पा रहे थे कि ये कितना वियर्ड है। जैसे ही हांस डोर तक पहुंचा, ईथन ने मायर्स से पूछ लिया कि प्रोविडेंस के बारे में वो क्या जानता है। मायर्स की आंखें बड़ी हो गईं और ऑकवर्ड तरीके से जवाब दिया। वो एडमिट करता है कि वो सरप्राइज्ड है कि ईथन को इसके बारे में पता भी है। फिर उसने पूछा, क्या उनके फादर ने उसको सिखाया था? ईथन ने नजर चुराई और कहा, मोर और लेस। फिर उसने ऐड किया कि उसने सर्वेंट्स को जो भी खरीदने के लिए बोला है वो एक आने वाली बैटल के लिए है। मायर्स ने पूछा, बैटल किसके साथ? ईथन ने उसे ध्यान से सुनने को बोला। उसने फैमिली का ऑनर रिस्टोर करने का प्लान बनाया था और उसका सबसे पहला स्टेप था फैमिली के सबसे छोटे बेटे मायर्स को एक रियल नाइट में बदलना। फ्राउनिंग करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी फैमिली की प्रोविडेंस दूसरे हाउसेस से कंप्लीटली डिफरेंट थी और इसके लिए एक इनक्रेडिबल रिजॉल्व की जरूरत थी। फिर उसने पूछा, क्या मायर्स अपनी पूरी लाइफ की बनाई हुई मना को थ्रो अवे करने के लिए रेडी था? मायर्स ने शॉक्ड रहकर उसकी तरफ घूरा। फिर उसने स्माइल करते हुए हाँ कहा। उसकी फैमिली ने उसको ये ताकत दी थी तो उसको तो यही करना होगा। तभी अचानक कोई भागते हुए आया। एक आदमी ने डोर पे जोर से मारा, चिल्लाते हुए बोला कि सर वेल्डन ट्रबल में फंस गए हैं। बाहर से आई आवाज ने बताया कि यंग मास्टर ने बार्ज्ड इन किया है और वहां फाइट स्टार्ट कर दी है। बेड पर बैठा वो बंदा उछल पड़ा और पूछा, क्या उसने ये सही सुना था? अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए उसने कर्ज किया कि वो वही लड़का है जो कल एक पिग की तरह पी रहा था और अब रेड स्कॉर्पियन के बेस कैंप आकर नया बवाल खड़ा कर रहा है। 2 दिन पहले ईथन मायर्स के बगल में खड़ा था और उसको लोटस पोजीशन में बैठने को कहा क्योंकि वो उसको एक नया ब्रीदिंग मेथड सिखाने वाला था। अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए ईथन ने एक्सप्लेन किया कि अर्दान फैमिली की प्रोविडेंस ब्लैक फ्लेम से आती है और इसका कोर ब्रेथ ऑफ ब्लैक फ्लेम है। मायर्स ने फ्राउन किया, याद करते हुए कि ब्लैक फ्लेम अर्दान फैमिली का सिंबल था। अगर उसने चारों स्टेजेस रेजोनेंस, डिस्पर्शन, सर्कुलेशन और एनलाइटमेंट पास कर ली तो उसका माना सच में ब्लैक फ्लेम बन जाएगा। ईथन ने उसको बताया कि एक ट्रू अर्दान डिसेंडेंट होने के नाते उसको ब्लैक फ्लेम मास्टर करनी ही होगी, पर सबसे पहले उसको अपना सारा करंट मना खाली करना होगा। जैसे जैसे ईथन ने गाइड किया, मायर्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपना मना सेंटर खाली करो, उसे फ्लेम से भरो, इम्प्योर मना को बाहर फेंको, उसको फायर से रिप्लेस करो और धीरे धीरे मना सेंटर को अवेकन करो। मायर्स ने सांस छोड़ी और उसको फॉलो किया। उसने अपने हाथों से एक रिंग बनाई। उसके आसपास फ्लेम्स उठने लगी। एक छोटी सी चिंगारी एक फ्लेम में बदल गई। सनसेट तक टाइम बीत गया। विंडो से लाइट अंदर आ रही थी। मायर्स अभी भी वहां अपनी आंखें बंद किए बैठा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसके चारों तरफ फायर बर्न कर रही थी जब वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया कि अर्दान मना है। ये पहले से कंप्लीटली डिफरेंट फील हो रहा था। ईथन ने स्माइल की और कहा कि वो अच्छा कर रहा है। शुरू में ये हार्ड होगा, पर इनफ ट्रेनिंग के साथ जब उसका मना पूरी तरह फ्लेम में टर्न हो जाएगा तो मेयर्स हर एक चेंज को फील कर पाएगा। मायर्स खुशी से चमक उठा। ईथन ने आगे कहा कि रेजोनेंस में करीब 2 मंथ्स लगेंगे और उसके लिए रेडी होने के लिए उन्हें कहीं जाना होगा। कंफ्यूज होकर मायर्स ने पूछा कहां। बाद में हांस पास आया और बोला कि हम आ गए हैं। ईथन और मायर्स ने आगे देखा। जैसे कि हांस ने एक्सप्लेन किया था, ये रेड स्कॉर्पियन का बेस था, वही लोग जिन्होंने यंग मास्टर को ह्यूमिलिएट किया था। धीमी आवाज में उसने ऐड किया कि ऐसी रूमर है कि उनके लीडर के पास माना है। ईथन ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मायर्स को इसे हैंडल करने को कहा। मायर्स ने फ्राउन किया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने डोर को किक मारकर खोल दिया। अंदर घुसते हुए वो चिल्लाया और पूछा, क्या तुम लोग मरने के लिए रेडी हो? उन आदमियों ने उसको घूरा, कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या चल रहा है और वो अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। मायर्स ने अपना वेपन उनकी तरफ पॉइंट किया, उन्हें फूल्स बुलाया और बोला कि ड्यूक की फैमिली की इंसल्ट करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनमें से एक ने प्रोटेस्ट किया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वे भाइयों की तरह एक साथ पी रहे थे और पूछा कि ये कैसा मजाक है। मायर्स ने उसको घूर कर देखा। बिना एक वर्ड बोले मायर्स ने उस आदमी के मुंह पर पंच मारा और पूछा क्या ये उसको मजाक लग रहा है। वो आदमी जमीन पर जा गिरा। उसके आसपास के सब लोग पैनिक में चिल्लाने लगे और दूसरों को मायर्स को पकड़ने को कहा। ईथन क्लियर अप्रूवल के साथ देख रहा था जबकि सर्वेंट्स ने डर के मारे अपने मुंह ढक लिए थे। खुद में स्माइल करते हुए ईथन ने नोट किया कि मायर्स कुछ ही दिनों में काफी स्ट्रॉन्गर हो गया था, पर उसमें अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। मायर्स इन लोगों से पहले भी लड़ चुका था और तब उन्होंने उसको गालियां देकर वहां से भगा दिया था। ईथन बता सकता था कि वो अभी भी उस सब के लिए शर्मिंदा था। यही रीजन था कि रिस्क के बावजूद ईथन उसको यहां लाया था ताकि मायर्स अपने पास्ट की भरपाई कर सके और फाइनली अपने दिल से उस बोझ को उतार सके। उनमें से एक आदमी उस पर झपट पड़ा, मरने के लिए चिल्लाते हुए। कॉट ऑफ गार्ड होते हुए मायर्स ने स्ट्राइक ब्लॉक किया। फिर उसने अपने दांत दिखाए और गुस्से में स्नैप किया। ईथन ने पॉइंट आउट किया कि मूव अच्छा था। मायर्स ने अटैक को अपनी बॉडी के उस पार्ट की तरफ मोड़ दिया था जो सबसे कम डैमेज ले सकता था। उसके काउंटर ने उस आदमी को सीधा फेस पर हिट किया। ईथन को लगा कि ये राइट चॉइस थी। अगर मायर्स ने डॉज करने की कोशिश की होती तो वो अपनी पोजीशन खो देता और खुद को ओपन छोड़ देता। सर्वेंट्स की तरफ मुड़कर ईथन ने कहा कि मायर्स अच्छा कर रहा है और हांस से पूछा कि उसे क्या लगता है। हांस को वो सिर्फ टेरिफाइंग लग रहा था। हांस अंदर तक हिला हुआ था। मायर्स ने अभी अभी एक सोड हिट खाई थी, फिर भी ईथन एकदम काम था। फिर भी उसने एडमिट किया कि किसी ऐसे इंसान के लिए ये इंप्रेसिव था जिसने कुछ दिन पहले ही शील्ड यूज करना स्टार्ट किया हो। तभी एक आवाज पूरे रूम में गूंजी, ये कहते हुए कि अब बहुत हो गया। एक आदमी ऊपर से आगे आया और उसने पूछा कि मेयर्स क्या सोचकर ये सब कर रहा है। क्या उसको सच में लगता है कि वो ये सब करके बच निकलेगा? ईथन की आंखें नैरो हो गईं। उस आदमी ने स्मर्क किया, फिर रियलाइज किया कि ईथन कौन था और उसने ये बात जोर से बोल दी। उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई। उसने एक बार अपने भाई को हॉस्पिटल बेड पर देखा था जो आर्चड्यूक को एक मॉन्स्टर बुला रहा था। अब उसने ईथन से पूछा,
क्या वही है जिसने उसके प्यारे भाई के हाथ तोड़े थे? ईथन ने सिर्फ स्माइल की और पूछा क्या उसे बस इतना ही कहना था। उस आदमी ने घूरा, ये सोचते हुए कि ईथन एक नंबर का बास्टर्ड है। वो उसको जान से मारना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया। पहले बैरन के साथ इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए उसने मैटर को यहीं खत्म करने का प्रपोज रखा। वैसे भी उनकी साइड ने ज्यादा डैमेज लिया था और ईथन की फैमिली नेम की खातिर उन्हें पीसफुल तरीके से अलग हो जाना चाहिए। ईथन हंसने लगा। उस आदमी ने उसके भाई को लगभग बर्बाद ही कर दिया था और अब वो राइचस एक्ट कर रहा था। जैसे ही ईथन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसने मायर्स से कहा कि ये लोग ट्रैश हैं और पिटी डिजर्व नहीं करते। अगर इन्हें सबक सिखाना है तो शायद इनमें से हर एक को मारना पड़े। फिर ईथन उस आदमी के सामने रुका। एक एंग्री ग्रिन के साथ उस आदमी ने वार्न किया कि अगर ईथन आगे बढ़ा तो वो खुद बीच में आएगा। ईथन के क्लेंच्ड हाथ के चारों तरफ फायर फ्लेयर होने लगी जब उसने उसे ट्राई करने को कहा। वो आदमी सरप्राइज में फ्रीज हो गया। ये फायर माना था। उसने फ्राउन किया, उन रूमर्स को याद करते हुए कि अर्दन माना फ्लेम की तरह जलता है। क्या ये सच में ट्रू हो सकता है? उसके खुद के फिस्ट में ब्लू लाइट गैदर होने लगी। उसने खुद को समझाया कि कहानियां जरूर एग्जैजरेट की गई होंगी। फायर माना हो या ना हो, किसको फर्क पड़ता है अगर ईथन एक आर्च ड्यूक था। इसके साथ ही वेल्डन ने स्विंग किया और डिसाइड किया कि वो उससे नहीं डरेगा। ईथन ने उसको ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो क्या देख रहा है। वेल्डन उसकी तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए कि क्या अब उसको पछतावा हो रहा है। ईथन आसानी से साइड में स्लिप हो गया और सेम बात वापस पूछी। फिर उसने अपना बर्निंग फिस्ट आगे की तरफ दे मारा और उसे एक इडियट बुलाया। ईथन ने लगातार ब्लो के बाद ब्लो मारना शुरू कर दिया। वेल्डन दर्द में चिल्ला उठा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ईथन ने उस स्मोकिंग आदमी को नीचे देखा। वो उसके बगल में गया और उसको आवाज दी। फिर ईथन नीचे झुका और पूछा कि उसे ये ब्रीदिंग मेथड किसने सिखाया। उस आदमी ने थूकते हुए पलटकर जवाब दिया कि ईथन अब कॉम्बैट स्किल्स भी चुरा रहा है। वेल्डन ने अपने दांत दिखाए। ईथन ने अपना हाथ घुमाया और वार्न किया कि अगर वो नहीं बोलेगा तो वो उससे बुलवाएगा। आदमी चिल्लाया रुकने के लिए। एक सेकंड बाद वो टूट गया और चिल्लाकर बोला कि बैरन कार्गस ने उसको सिखाया था। तुरंत कार्गस ईथन के दिमाग में आया। उस मेमोरी में वो आदमी अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा था और बोला कि वो ड्यूक फैमिली के सबसे छोटे बच्चे को बर्बाद करना चाहता है। बैरन ने एग्री किया कि उसे यूजलेस बनाना होगा ताकि वो अपना रोल फुलफिल ना कर सके। उस आदमी ने ऐड किया कि बिना कोई मार्क छोड़े ये करने में टाइम लगेगा और ड्रग्स ज्यादा फास्ट रहेंगे। बैरन ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, उसके पास 3 साल है और उसे रिजल्ट्स चाहिए। उस मूंछ वाले आदमी ने फिर पॉइंट आउट किया कि पेमेंट का मैटर भी है। बैरन ने एक स्क्रोल आगे बढ़ाया और कहा ये इनफ होना चाहिए। उस आदमी ने इसको घूरा और पूछा कि ये क्या है। बैरन ने एक्सप्लेन किया कि ये अर्दन फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक का स्क्रोल है। इससे रिजल्ट्स आएंगे और उसको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्क्रोल भी मिलेगा। जैसे ही उसने इसे खोला, उस आदमी को रियलाइज हुआ कि ये असली है। वो अपने एक घुटने पर बैठ गया और अपना बेस्ट देने का प्रॉमिस किया। बैरन ने रिप्लाई दिया कि उसने हमेशा अच्छी सर्विस दी है और बाद में भी यूजफुल रहेगा। मेमोरी चलती रही जब उस नीलिंग आदमी ने इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाई और बैरन ने उसको रिलायबल बुलाया और कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। ये पूरा एक्सचेंज एक मैजिक मेमोरी स्फीयर के अंदर स्टोर था। इसे देखते हुए ईथन ने सोचा कि बैरन की ये एक्टिंग बेकार थी। उसको नोबल नाइट का प्ले करना पसंद था, पर ईथन ने इस मेमोरी स्फीयर को सेव करके रखा था क्योंकि उसने उस पर कभी सच में ट्रस्ट नहीं किया था। ईथन ने सर्वेंट्स को रिपोर्ट करने को कहा। हांस, जो अभी भी अपना फेस रगड़ रहा था, बोला कि यंग मास्टर ने सबको हैंडल कर लिया है और उन लोगों ने जो पैसे लिए थे वो भी रिकवर कर लिए हैं। ईथन ने उनके लीडर के बारे में पूछा। मेयर्स पहले ही उस आदमी को बांध चुका था और हांस ने पूछा कि क्या उन्हें उसे भी यहां लाना चाहिए। ईथन ने स्फीयर पर अपना हाथ रखा और कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेमोरी स्फीयर इनफ था। अपने हाथ फोल्ड करके उसने उन सब चीजों के बारे में सोचा जो उन्हें मिली थी। ब्रांच फैमिलीज ने फैमिली की सीक्रेट आर्ट्स चुरा ली थी और डायरेक्ट ब्लड लाइन को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से ड्रग्स, गैम्बलिंग, मर्डर और अंडरग्राउंड डील्स, सबूत हर जगह थे। फिर भी ईथन ने अपने दांत पीसे और खुद को बोला कि अभी टाइम नहीं आया है। उसने बैरन के गार्ड्स को इमेजिन किया और याद किया कि 10 साइड फैमिलीज में से सबसे वीक फैमिली भी उसके करंट स्टेट में हेड ऑन फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा थी। अपने हाथ की तरफ देखते हुए ईथन ने सोचा कि कैसे रेजोनेंस माना ने उसको फ्लेम के सीड्स प्लांट करने दिए और धीरे धीरे उन्हें फिल किया, पर अभी तक ये सिर्फ उसकी कलाई तक ही पहुंचा था। ब्राइट पॉइंट्स ऑफ लाइट उसकी पूरी बॉडी, हेड, नेक, बैक, चेस्ट, शोल्डर्स, पेल्विस, हिप्स और एंकल्स पर फ्लैश हुए। एक बार जब हार्ट में फाइनल माना सेंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ईथन ने फ्राउन किया। हेलमेट कार्गस वो पहला बंदा होगा जिससे वो निपटेगा। स्फीयर और गोल्ड से भरे बैग के साथ एक बॉक्स अपीयर हुआ। ईथन ने हांस को मेमोरी स्फीयर कहीं सेफ जगह छिपाने को बोला और कहा कि वो पैसे रख सकता है। हांस ने अपना सिर टिल्ट किया और पूछा क्या ये सब सच में ट्रू था। ईथन उसकी तरफ मुड़ा और बोला हाँ, पर अगर उसको अपनी जान प्यारी है तो आज उसने जो भी देखा वो भूल जाए। टेरिफाइड होकर हांस ने कहा उसने कुछ नहीं देखा। कहीं और बैरन ने टेबल पर अपना मुक्का मारा और गुस्से में आर्च ड्यूक को कर्स करने लगा। जब बटलर ने डोर खोला, उसने बैरन को चिल्लाते हुए सुना कि कैसे ईथन ने उसकी सोर्स ऑफ इनकम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो 10 साल तक बिस्तर पर पड़ा था और अब अपना सिर पकड़कर बैरन ने रॉयल इम्यूनिटी के बारे में सोचा और विश की काश वो उसे जान से मार पाता, पर उसने जल्दी ही इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी लैंड्स थी, इसलिए शक सीधा उस पे आएगा और सेनेट इस चांस को यूज करके सारे क्राइम उसके सिर पर डाल देगा। तो बैरन ने अभी के लिए क्वाइट रहने का डिसाइड किया। 2 महीने में एक मीटिंग होगी और वो तब तक कुछ न कुछ सोच लेगा। तभी बटलर ने कहा कि ईथन के सर्वेंट का एक लेटर आया है। बैरन ने तुरंत इसको स्नैच किया और उसको हैंड ओवर करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने लेटर पकड़ा, बटलर ने पूछा कि अगर ये सच में कोई मिस्टेक नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए। बैरन ने गुस्से में पेपर फाड़ दिया। ईथन ने सच में 100 गोल्ड की डिमांड की थी। उसने टेबल पर फिर से मारा और उसे एक डेविल बोलता रहा। बटलर की तरफ इशारा करते हुए हेलमेट ने उसको इसे भेजने का ऑर्डर दिया और मेक श्योर करने को कहा कि ईथन उसको चीट ना करे। 3 दिन बाद आदमी घर को रीबिल्ड करने में बिजी थे। अर्डन हंटिंग एस्टेट सामने नजर आने लगा। अपने हाथों के चारों तरफ रेड ग्लो को देखते हुए ईथन ने सोचा कि चीजें ठीक चल रही हैं।
उसके हाथों के आधे माना सेंटर्स ऑलरेडी फिल हो चुके थे। विंडो के पास खड़े होते हुए उसने किसी को पूछते हुए सुना कि क्या वो जाग रहा है। ईथन ने आंसर दिया कि वो अंदर आ सकते हैं। एक आदमी अंदर आया। हांस ने बो किया और कहा वो होप करता है यंग मास्टर अच्छे से सोए होंगे। यंगर लॉर्ड और आर्च डचेस डाइनिंग रूम में वेट कर रहे थे। ईथन ने नजर हटाई और नीचे की तरफ चल पड़ा। सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए उसने कहा कि रिपेयर्स लगभग पूरी लग रही थी। हांस ने आंसर दिया कि रेड स्कॉर्पियंस के पास एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसे थे, इसलिए वो बजट इंक्रीज कर पाए थे। ईथन ने इसको झटक दिया, ये कहते हुए कि वैसे भी वो उनका गोल्ड नहीं था और हांस उसे रख सकता है। हांस ने फौरन उसको थैंक यू कहा। फिर ईथन ने कॉर्नर के आसपास देखा और सरप्राइज हो गया। अपनी बहन को देखकर उसने कहा कि आउटफिट उस पर बहुत सूट कर रहा है और उसने रिप्लाई किया कि चेम्बरलिन ने अच्छा काम किया है। ईथन ने सोचा कि हांस ने सच में बहुत तेजी से काम किया है। अब वो सच में ड्यूक की फैमिली लग रहे थे। उसने साइलेंटली प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मेक श्योर करेगा कि उसकी बहन अच्छी तरह फीड और ड्रेस्ड रहे। जैसे ही किसी ने स्टेक कट किया, वो मेयर्स की तरफ मुड़ा और पूछा कि वुंड कैसा है। मायर्स ने एक हाथ उठाया और बोला कि वो एकदम ग्रेट है, अगले हफ्ते तक वो ठीक हो जाएगा। ईथन अपने फूड के साथ रुका। अगले हफ्ते फिर उसने अपना फोक नीचे रखा और बोला ये एक्सीलेंट था, जिससे उसकी बहन उसकी तरफ मुड़ गई। टेबल पर ईथन ने पूछा क्या उनमें से किसी को उस फैमिली सेरेमनी के बारे में पता है जिसके लिए ये एस्टेट बनाया गया था। अपना मुंह पोंछने के बाद मायर्स ने कहा उसने कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था। ईथन को हैरानी हुई कि क्या सच में उन्हें इस टाइमलाइन में उस बारे में नहीं पता था। ईथन सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा और बोला कि वे लोग पुष्क माउंटेन्स के एक हंट के लिए निकल रहे हैं। हांस ने आंसर किया कि वो सर्वेंट्स को तुरंत प्रिपेयर होने को कहेगा। ईथन घूमा और बोला कि सिर्फ वे 4 ही होंगे, वो, उसकी बहन, मेयर्स और हांस। ये सुनकर शॉक्ड हांस ने वापस पूछा। एक हफ्ते बाद वे माउंटेन्स तक पहुंच गए। हांस ने अपना जबड़ा कसते हुए सोचा कि पूरा हफ्ता कितना ऑफुल रहा था। पहले ही दिन से ह्यूज मॉन्स्टर्स उन पर लगातार अटैक कर रहे थे। उसने गिनती खो दी थी कि कितनी बार उसको लगा था कि वो मरने वाला है। ईथन ने अचानक ऊपर देखा और हांस ने रियलाइज किया कि आर्च ड्यूक के बिना वे लोग कभी यहां तक नहीं आ पाते। प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर्स पर अपनी स्वॉर्ड से जोर से स्लैश किया। बीस्ट्स ने उस पर शील्ड फर्स्ट अटैक किया और उसने सर्वेंट्स को वार्न किया कि रास्ते में मत आना। हांस पीछे हट गया जैसे ये जानबूझकर था। फिर उसने सोचा कि शायद हीरो सच में वैसा ही कर रहा था। उसे बाद में अपने भाई को और बेहतर ट्रेन करना पड़ेगा। हांस ने अपना सिर नीचे किया और कसम खाई कि वो दोबारा कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता। सबने स्टंट होकर ऊपर देखा और मायर्स ने पूछा कि क्या वे फाइनली पहुंच गए हैं। टेंपल को देखते हुए हीरो ने कंफर्म किया, वे फायर के टेंपल पर थे। जैसे ही उसने डोर्स ओपन किए, ईथन ने सोचा कि कैसे उनके एक एंसेस्टर ने सदियों पहले इस जगह को ढूंढा था। तब से अर्दन फैमिली हमेशा फेयरवेल राइट्स और ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ आती रही थी। यहाँ पर एक फायर ब्लेसिंग सेरेमनी भी होती थी। यूजुअली अर्दन चिल्ड्रन को 10 साल की एज में फायर स्पिरिट से मिलने के लिए यहाँ लाया जाता था। हीरो ने एक्सप्लेन किया कि उन स्पिरिट से उन्हें जो पावर मिलती थी वो उन्हें फायर में एडजस्ट करने में हेल्प करती थी। ये फ्लेम को मास्टर करने का एक ओल्ड रिचुअल था। हांस ने घबराकर आसपास देखा, फिर प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या सच में उसको अंदर आने की परमिशन है, क्योंकि वो सस्पिशियस लग रहा था। ईथन ने हाँ कहा, वो अंदर आ सकता है। डीप डाउन उसने सोचा कि इससे हांस को ये समझने में मदद मिलेगी कि उसको किसकी साइड चुननी चाहिए। आगे चलते हुए ईथन ने कहा कि ये सेरेमोनियल ऑल्टर है। अपना पैक नीचे रखते हुए उसने कहा ये सिंपल था। वे स्पिरिट्स को एक ऑफरिंग देते थे, उन्हें फायर दिखाते थे और डांस स्टार्ट कर देते थे। सबने घूरा और दोबारा पूछा। उसकी बहन कंफ्यूज लग रही थी, तो ईथन ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी ब्राइट और आई कैचिंग चीज काम करेगी, फिर स्पिरिट्स इकट्ठा होंगी और अपनी ब्लेसिंग देंगी। मेयर्स ने पूछा क्या ये सच में इतना आसान था। पुरानी यादें ताजा हुईं और हीरो ने आंसर किया कि हिस्ट्री खुद अब डिफरेंट लग रही थी, सिर्फ पिछले 15 साल ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पीछे की। अपने हिप्स पर हाथ रखते हुए ईथन ने सोचा कि अर्डांस ने सैकड़ों साल पहले स्पिरिट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, पर पता नहीं कैसे इस वर्ल्ड में ये ऑलरेडी टूट चुका था। उसने फिगर आउट किया कि उसको उस ब्लेसिंग के बिना ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसने बोला कि शुरू करने का टाइम आ गया है। ऑल्टर के सामने खड़े होकर उसने फायर स्पिरिट्स को कॉल किया। अर्डान के डिसेंडेंट्स गिफ्ट्स, फायर और डांस के साथ आए हैं, इसलिए उन्हें अपीयर होना चाहिए। फौरन ही कैंडल्स जल उठी और हवा में फायर का एक स्फीयर बन गया। ईथन ने इसे देखा और रियलाइज किया कि रास्ता खुल गया था। फायर स्पिरिट्स आ चुकी थीं। एक हंसती हुई स्पिरिट ने अर्डान के डिसेंडेंट्स के बारे में बात की और ईथन ने सोचा कि मेयर्स को एक इफ्रिट मिली है जो एक मिड लेवल स्पिरिट थी। एक और स्पिरिट ने उसकी बहन को देखा और उसको क्यूट बुलाया। ईथन ने जज किया कि उसकी वाली एक सैलामेंडर थी जो कि लो लेवल स्पिरिट है। फिर अचानक सारी स्पिरिट्स ने शॉक में दूसरी तरफ देखा, कहते हुए कि ये नहीं हो सकता। क्या ये सच में वही था? ईथन ने फ्राउन किया। अपनी पास्ट लाइफ में वो लॉर्ड ऑफ फायर था। अपने हाथ फैलाते हुए उसने पूछा कि उसको ब्लेसिंग कौन देगा और स्पिरिट्स अमेजमेंट में बर्स्ट आउट हुई। वो फ्लेम्स को कंफ्यूज होकर घूरता रहा, जबकि स्पिरिट्स विस्पर कर रही थी कि एम्प्रेस खुद नीचे आ गई है। जब ईथन ने फायर के उस ह्यूज स्फीयर को देखा तो उसने रियलाइज किया कि ये स्पिरिट उसकी पास्ट लाइफ वाली स्पिरिट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। उस स्पिरिट ने अर्दन की ब्लड को बाउ करने के लिए कहा। फिर उस स्पिरिट ने पूछा क्या वही है जिसने उसको समन किया था। एक ग्रिन के साथ ईथन ने पूछा क्या विस्परर ऑफ फायर उसको एक ब्लेसिंग देंगी। एक पल बाद उसको फायरी लाइट में ऊपर उठा लिया गया और उसने सरप्राइज में पूछा कि वो कहाँ है। ईथन ने ब्लेजिंग स्फीयर और शाइनिंग रेस को देखा और उस स्पिरिट ने आंसर दिया कि ये उसकी इनर वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ फायर। अपना हाथ उठाते हुए उसने खुद को रूरोस, रूलर ऑफ फायर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो उस पर मर्सी दिखाएगी और एक ब्लेसिंग देगी। पर फिर उसने पूछा क्या वो उसकी फ्लेम्स का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था और ईथन सोचने लगा कि क्या उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने जल्दी से एक हाथ ऊपर किया और ज्यादा पुश करने के लिए माफी मांगी, कहते हुए कि उसने बस ये सोचा था कि अगर वो अपनी पावर कंबाइन कर लें तो कितना अच्छा होगा। साथ ही उसने सोचा कि एक फायर लॉर्ड के लिए रोशा काफी क्यूट नाम था। उसने स्माइल की और उसे फनी बुलाया। फिर रोशा ने कहा कि वो उसको एक चांस देगी। अगर वो उसकी पावर का एक टाइनी पार्ट भी ले पाया तो ब्लेसिंग कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगी।
उसने उसको दिखाने को कहा कि वो क्या कर सकता है और ईथन ने एक सीरियस लुक के साथ एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बहन डर से मेयर्स की तरफ मुड़ी और पूछा क्या हीरो ठीक रहेगा। उन्होंने उसको फ्लेम्स में लटकते हुए देखा और उसकी बहन ने पॉइंट आउट किया कि वो वहां 1 घंटे से ज्यादा टाइम से बिना हिले वहीं था। मेयर्स फायर को घूरता रहा और बोला कि उसको सिर्फ इतना पता है कि कुछ तो हो रहा है, पर जब हीरो ने ब्लेज के अंदर अपने हाथ फैलाए तो मेयर्स ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ईथन इसे हैंडल कर लेगा। प्रोटैगनिस्ट जब फोकस कर रहा था तो उसके चारों तरफ फायर बीम्स घूमने लगी। ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब वो फायर कंट्रोल कर पाता था तब कैसा फील होता था। अपने दांत पीसते हुए उसने ब्रेथ ऑफ ब्लैक फ्लेम यूज करने के बारे में सोचा। उसने अपना हाथ ऊपर किया, फिर मुट्ठी टाइट की और सोचने लगा कि उसने एक्चुअली में क्या किया था। स्पिरिट की तरफ देखते हुए उसने कहा कि लगता है वो जीत गया है। रोशा जोर से हंसी और बोली कि ये सिर्फ एक टाइनी पीस था, पर फिर भी किसी ने एक्चुअली में से कर दिखाया था। उसको सीधा देखते हुए उसने कहा कि वो सच में एक इंटरेस्टिंग आदमी है। हीरो फायर स्फीयर की तरफ बढ़ने लगा और रोशा ने कहा कि प्रॉमिस एक प्रॉमिस है, वो इसे जैसे चाहे यूज कर सकता था। उसके हाथ पर नसें दिखने लगी और उसको याद आया कि एक बार जब आप फ्लेम मास्टर कर लेते हो तो आप इसका यूज बॉडी की हर वेन को क्लेंस करने में कर सकते हो। उसने अपने दांत पीसे ये सोचते हुए कि गर्मी कितनी अनबेरेबली हॉट थी, फिर ऑरेंज लाइट के अंदर से चिल्लाया। एक ग्लोइंग ह्यूमन शेप अपीयर हुआ। मायर्स ने शॉक में फायर को देखा और अपने भाई की तरफ मुड़ा। ईथन ने अपना सिर नीचे किया और दोनों मुट्ठियां कस लीं। एम्प्रेस को देखते हुए उसने उसको पूछते सुना कि क्या वो अब सैटिस्फाई था। उसने साइड में देखा और हाँ कहा, पर पूछा क्या उसके भाई और बहन को भी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। रोशा ने फायर ब्रीथ करते हुए अग्री किया। उसने कहा कि अर्दान की ब्लड को पर्सनली ब्लेस करना एक बड़ा ऑनर है। मायर्स और उसकी बहन ऑरेंज लाइट में ग्लो करते हुए हवा में उठने लगे। एम्प्रेस ने प्रोटैगनिस्ट को देखा और कहा उसने सोचा था कि वे दोबारा मिलेंगे। एक छोटा फायर स्फीयर अपीयर हुआ और उसने ऐड किया कि ये काफी फन था, अगली बार तक के लिए अलविदा। फायर चाइल्ड ईथन ने अपनी मुट्ठियां कसी, ये सोचते हुए कि ये एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस था। अपने वेन्ड हाथों को देखते हुए उसने रियलाइज किया कि उसकी बॉडी अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और उसकी वेन्स ऑलमोस्ट पूरी तरह क्लियर हो चुकी थीं। इस कंडीशन में वो कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक होगा। अपने भाई और बहन को अभी भी फायर पार्टिकल्स छोड़ते हुए देखकर उसने सोचा कि उन्हें और टाइम चाहिए, इसलिए उसने उनके फ्लेम्स कंट्रोल में आने तक वेट करने का डिसाइड किया। हंस ने अपने दांत पीसे ये सोचते हुए कि लॉर्ड ऑफ फायर तो सिर्फ एक लेजेंड हुआ करते थे। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। आर्च ड्यूक तो पहले से ही एक मॉन्स्टर था और अब उसके पास एक ब्लेसिंग भी थी। जैसे ही उसने टेम्पल के कॉलम्स को देखा, हैंस को समझ आ गया कि ईथन उसे यहाँ क्यों लाया था। अब उसको एग्जैक्टली पता था कि उसे किसकी साइड लेनी है। उसकी बहन अपने भाई की तरफ मुड़ी जबकि मायर्स अपने हाथों को घूर रहा था। उसने पूछा कि क्या ये सच में वही है। उसकी आंखें तब और बड़ी हो गईं जब उसने सुना कि वो भी चेंज हो चुकी है। उनके पास चलते हुए ईथन ने एक्सप्लेन किया कि फायर ब्लेसिंग सब कुछ चेंज कर देती है, बोन्स, मसल्स और यहाँ तक कि वेन्स भी। तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट फील कर रहे थे। मायर्स ने कहा कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा बदल जाएगा। ये सच में इनक्रेडिबल था। प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल किया, ये सोचते हुए कि उन्हें खुद लॉर्ड से मर्सी मिली है। उसने कभी ऐसी लक एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके पास अभी भी अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज थीं। एक आवाज ने उस मोमेंट को ब्रेक किया और मेयर्स ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा कि क्या इतनी भूख लगना नॉर्मल है। ईथन ने कहा, ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडीज कंप्लीटली रीबिल्ड हुई हैं। फिर उसने उन्हें अपने पीछे आने को कहा क्योंकि वो एक जगह जानता था। बाद में एक कैबिन की चिमनी से धुआं निकल रहा था और जैसे ही वे बाहर आए, मेयर्स ने कहा कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने कितना ज्यादा खा लिया है। अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसने कहा कि उसने टेम्पल के पास एक रेस्ट हाउस की कभी उम्मीद नहीं की थी। हांस ने रिप्लाई दिया कि इस पूरे ट्रिप में उसकी दुनिया पूरी तरह पलट कर रख दी है। हीरो ने सरप्राइज में नीचे देखा और मेयर्स ने पूछा कि अब वो कहां जा रहे हैं। एक स्टोन स्लैब पर पैर रखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसने वो ढूंढ लिया है और मेयर्स ने पूछा कि वो और किस चीज से उन्हें सरप्राइज करने का प्लान बना रहा है। ईथन घूमा और बोला कि हाँ, उन्हें रेडी हो जाना चाहिए। जब स्लैब को उठाया गया तो मायर्स स्टन रह गया। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे गए उसने पूछा कि ये किस तरह का स्टोरेज रूम है। हीरो ने बताया कि ये वो जगह है जहां वे हंटिंग स्पॉइल्स रखते हैं। फिर उन सबने दीवार पर एक पेंटाग्राम देखा। ईथन ने साइड में देखा और सोचा कि डैमेज से बचाने वाला प्रोटेक्शन स्पेल जरूर किसी यूजफुल चीज को छुपा रहा है। वो सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा और पूछा क्या उन्हें कुछ मिला, और हांस ने सरप्राइज में आंसर दिया कि ये तो वही चीज है। फिर हांस ने उसको बताया कि ये पीकॉक स्किन है, एक ऐसी चीज जिसे कैपिटल की हर लड़की चाहती है पर किसी को मिल नहीं सकती, स्पेशली इतनी हाई क्वालिटी में तो बिल्कुल नहीं। हांस और ईथन ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब हीरो ने पूछा कि ये कितने में बिक सकती है तो सर्वेंट ने कहा कि ये डिमांड पर डिपेंड करता है, पर कम से कम 30 प्लैटिनम तो मिल ही जाएंगे। मायर्स के मुंह से निकल पड़ा कि इसका मतलब 3000 गोल्ड, और प्रोटैगनिस्ट ने उसे खुद को कंट्रोल करने को कहा। वो अब ड्यूक की फैमिली का हिस्सा था। मायर्स बस खांस कर रह गया। स्माइल करते हुए ईथन ने कहा कि उसे इन सब का आइडिया नहीं है। हांस इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता था, जबकि उसने सोचा कि ये पैसे बाद में बहुत यूजफुल होंगे। हांस हंसा, अपना सिर खुजलाया और एक्सप्लेन किया कि उसके फादर एक मर्चेंट थे। एक किड के रूप में वो पूरे किंगडम में घूमा था और उनका असिस्टेंट बनना चाहता था, पर पता नहीं कैसे यहां आ गया। वापस मुड़ते हुए ईथन ने कहा कि वो ये काम हांस पर छोड़ रहा है, एक बड़ा और ट्रस्टवर्दी मर्चेंट ढूंढो। इससे बहुत कुछ एक्सप्लेन हो गया। उसने हांस को गुड्स लेने और उन्हें वहां से बाहर निकलने को कहा और हांस ने सल्यूट करते हुए बोला कि वो अपना बेस्ट देगा। वे वापस ईथन के एस्टेट पर पहुंच गए। अपनी चेयर पर बैठकर कुछ पेपर्स पढ़ते हुए ईथन ने हांस को अंदर आने की परमिशन मांगते सुना और उसको अलाउ कर दिया। हांस ने इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगी और बताया कि उसने एक ट्रेड ग्रुप ढूंढ लिया है जो सब कुछ खरीदने को रेडी है। उनका रिप्रेजेंटेटिव पहले से ही यहाँ था, तो ईथन ने पूछा कि वे लोग कौन हैं। जब उसने मेसिया नाम सुना तो ईथन का फेस टाइट हो गया। हांस ने नर्वस होकर कहा कि वे बेस्ट ट्रेडर्स के नाम से जाने जाते हैं और पूछा क्या कोई प्रॉब्लम है। ईथन ने बस उसका शोल्डर पैट किया, उसे बोला कि उसने अच्छा काम किया है और कहा कि वो गेस्ट से मिलेंगे।
हांस ने कंफ्यूज होकर अपने हाथ फोल्ड कर लिए। दरवाजा धीरे से खुला। ईथन अपनी सीट तक चल कर गया, वेट कराने के लिए अपोलोजाइज किया और विजिटर ने पोलाइटली कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को मिशेलिन, हेड ऑफ द मेसाया ट्रेडिंग ग्रुप, इंट्रोड्यूस किया। ईथन ने अपना सिर झुकाया और कामली उसका रियल नेम पूछा, ये कहते हुए कि बिजनेस ट्रस्ट के साथ शुरू होना चाहिए। क्या वो अग्री नहीं करता? मिशेलिन ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। अपनी टी उठाते हुए ईथन ने कहा कि उसने सुना है मार्की ऑफ बसो अपने फ्यूचर एयर्स को कुछ सालों तक अकेले रहने के लिए भेजते हैं। शायद यही रीजन था कि ये आदमी अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रहा था। विजिटर ने अपनी मुट्ठी कसी और इंसिस्ट किया कि ईथन किसी गलत इंसान को समझ रहा है, पर ईथन ने पूछा कि वो और कितने टाइम तक उस मास्क के पीछे छुपने का प्लान बना रहा है। उस आदमी ने अपनी आंखें नैरो कर ली। उसने 3 साल घर से दूर बिताए थे, अपना नाम छुपाया और अपनी आवाज तक इतनी अच्छी तरह बदल ली थी कि किंग भी उसको पहचान ना पाए। जैसे ही ईथन ने एक सिप ली, उसने सोचा कि अपनी पास्ट लाइफ में इस आदमी ने खुद उसको सच बताया था। विजिटर ने अपना कॉलर पकड़ा, एडमिट किया कि ईथन बहुत शार्प है और दोबारा स्टार्ट करने का डिसाइड करते हुए खुद को जिरन इंट्रोड्यूस किया। अपना कप नीचे रखते हुए ईथन ने कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा और पूछा क्या वे रियल डील शुरू कर सकते हैं। जिरन स्टन रह गया जब ईथन ने कहा कि शायद उसने इस ऑफर की उम्मीद नहीं की होगी। स्माइल करते हुए ईथन ने पूछा क्या उसे पोशंस बनाने में कोई इंटरेस्ट है। जिरन ने अपनी आंखें झपकाई और सरप्राइज में पूछा क्या ईथन एक्चुअली में उसके बारे में कुछ जानता है। ईथन ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा कि उसने ये प्योर लक से सीखा था। उसकी पास्ट लाइफ में फैमिलीज ड्रैगन से लड़ने के लिए सीक्रेट मेथड शेयर करती थी और उनमें से एक मेथड पोशन मेकिंग था। सिर्फ ईथन और उस पर्सन को जिसने वो मेथड क्रिएट किया था पूरा प्रोसेस जानते थे। मार्क की फैमिली ने अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने में अपना सब कुछ लगा दिया था और ईथन उन पर किसी से भी ज्यादा ट्रस्ट करता था। उसने अपने होंठ दबा लिए, ये देखने के लिए वेट करते हुए कि जिरन क्या चूज करेगा। जिरन ने अपना फेस टच किया और इस बारे में सोचा। ईथन उसकी आइडेंटिटी जानता था, तो उसे ट्रिक करने का कोई सेंस नहीं था और ये ऑफर इतना सीरियस था कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब जिरन ने पूछा कि उसने उनकी फैमिली को ही क्यों चुना, तो ईथन ने आंसर दिया कि 15 साल पहले उन्होंने ड्रैगन्स के खिलाफ वॉर में बहुत हेल्प की थी। उसने ऐड किया कि ये ऑलमोस्ट फनी था। जिन 2 फैमिलीज ने सबसे ज्यादा किया वे अब बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि जो यूजलेस पैरासाइट सेफ्टी में छुपे रहे वे अब बची हुई चीजों पर पल रहे हैं। ऐसे लोगों पर इस सीक्रेट के साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ईथन ने अपना सिर नीचे किया और कहा कि 7 महीने में वो ऑफिशियली फैमिली का हेड बन जाएगा। उससे पहले वो हर एक ट्रेटर को हटाना चाहता था और उसको उम्मीद थी कि उनका हाउस उसको दोबारा सपोर्ट करेगा। जिरन शॉक में घूरता रहा। क्या ये लड़का अभी 10 साल के कोमा से नहीं जागा था? जिरेन जानता था कि आगे का रास्ता दुश्मनों से भरा हुआ है। सिर्फ सेनेट ही नहीं बल्कि किंगडम की 7 ग्रेट फैमिलीज भी। उन्होंने अर्दन फैमिली से हमेशा नफरत की थी क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी और डिफेंडर्स ऑफ द किंगडम का टाइटल मिला था। यही रीजन था कि उन फैमिलीज ने सेनेट को बैक किया था जब उसने अर्दन फैमिली को अंदर से तोड़ दिया। उसने किंग, ग्रेट हाउसेज और 10 सेनेटर्स के बारे में सोचा। अगर वो आर्च ड्यूक की साइड लेता तो वो उन सबको अपना दुश्मन बना लेगा। जिरन ने ऊपर देखा, अभी भी अनश्योर था, पर ईथन ने कहा कि वो रिस्क समझता है और ये डील उसके लायक है। फिर ईथन ने एक नाइफ से अपना हाथ काट लिया। जिरन पैनिक कर गया और पूछा कि वो क्या कर रहा है, पर ईथन ने उसको टेंशन न लेने को कहा। वो बस प्रोडक्ट दिखा रहा था। जैसे ही उसने वूंड पर पोशन डाला, ईथन ने एक्सप्लेन किया कि ये लो ग्रेड हीलिंग पोशन की तरह काम करता है, पर इसकी कॉस्ट उसका सिर्फ 1/10 है। जिरन ने शॉक में पूछा क्या ये सच में ट्रू है, और ईथन ने हाँ कहा। अगर हर्ब्स और फर्मेंटेशन टाइम को एग्जैक्टली राइट मेजर किया जाए। एक टॉवल से अपना हाथ ड्राई करते हुए ईथन ने ऐड किया कि वो और भी रेसिपीज जानता है। अगर जिरन एक्सेप्ट करता है तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि वो उन्हें फ्री में शेयर करेगा। तो जिरन का क्या कहना है? उसको अभी आंसर चाहिए था। जिरन अमेज था। उसकी फैमिली की फॉर्मर पावर को रिस्टोर करने का यह शायद उसका आखिरी चांस हो। वो इसे बस ऐसे ही खत्म होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और अर्दन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्री कर लिया। वापस एस्टेट पर कोई पिछले 3 दिनों की रिपोर्ट लेकर आया। हांस ने ईथन को बताया कि ये उनके वेसल्स द्वारा तोड़े गए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में था। सबसे पहले बैरन कार्गस के पास अलाउड लिमिट से ज्यादा सोल्जर्स थे। पेपर्स को चेक करते हुए हांस ने कहा कि पूरी सिटी में रेड स्कॉर्पियंस जैसे गैंग्स फैले हुए थे और उनके पास लीगल नंबर से 3 गुना ज्यादा फाइटर्स थे। ऊपर से बैरन विलेजर्स से एक्स्ट्रा टैक्सेस स्क्वीज कर रहा था और उन गैंग्स का यूज करके प्रोटेक्शन के नाम पर उनसे पैसे वसूल रहा था। ईथन ने फ्राउन किया तो वो विलेजर्स को धमका रहा था और प्रोटेक्शन के लिए उनसे चार्ज कर रहा था। ईथन और उसके भाइयों को बाहर निकालने के बाद वो आम लोगों को भी लूट रहा था। ट्रैश। ईथन ने सोचा कि बाकी 9 फैमिलीज भी कोई बेहतर नहीं है और पूछा कि विलेजेस में टैक्सेस कौन कलेक्ट कर रहा है। हांस ने पेपर्स देते हुए बताया कि ये हाइंस है, बैरन का राइट हैंड मैन। ईथन ने पूछा कि वो कहाँ है। हांस ने गेस किया कि वो बरासुस के विलेज में होगा क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन का टाइम था। ईथन ने पेपर्स को ग्रिप किया और बोला कि वे लोग अभी वहां जा रहे हैं। हांस अग्री कर गया और प्रिपरेशन करने चला गया। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, ईथन ने सोचा कि वो बैरन की फैमिली से लगभग 4 महीने में निपटेगा। फायर लॉर्ड की हेल्प के साथ उसको और फास्ट मूव करना पड़ेगा। बी पेशेंट कार्गस। उसने हाइंस से शुरुआत करने का डिसाइड किया। विलेज में बैरन के आदमी ने बरासुस के लोगों को ग्रीट किया और पूछा क्या उनके पास पैसे रेडी हैं। विलेज एल्डर आगे आया और बोला कि उन्होंने जितना हो सका इकट्ठा किया है, पर अभी भी थोड़े कम है। उस आदमी ने पूछा कितने। गुस्से में आकर उसने कहा कि इस बुढ़े पर पहले से ही 20 गोल्ड का उधार है। क्या उसने उनके लिए रेड स्कॉर्पियंस का मामला भी नहीं संभाला था? एल्डर जानता था कि ये एक झूठ था। सब जानते थे कि उनके ट्रू लॉर्ड ने ये सब किया था। फिर भी उसने अपना सिर झुकाया और टाइम की भीख मांगी। उसने उसे साइड में धक्का दे दिया और बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उस बुढ़े की बेटी को उनके हवाले कर दो। इससे उन्हें सबक मिलेगा कि जब टाइम पर टैक्सेस नहीं दिए जाते तो क्या होता है। एल्डर ने भीख मांगी कि वो उसके अलावा कुछ भी ले जाए, बस उसकी बेटी को नहीं। फिर किसी ने ईथन की तरफ पॉइंट किया और कहा कि ये वो है। ईथन ने आंसर दिया कि वो समझ गया।
फ्राउन करते हुए ईथन ने कहा कि वो दूर से ही बता सकता है कि ये आदमी कितना पैथेटिक है। हाइंस डर के मारे फ्रीज हो गया। ये ईथन था जिसे विल्डरनेस में भेज दिया गया था और उसके बगल में रेड एनर्जी निकलते हुए फिगर को घूरती हुई निगाहों से देखा और पूछा ये कौन है। हाइंस अपने गार्ड की तरफ मुड़ा और अपने प्रोटेक्टर से कुछ करने को चिल्लाया। जबकि नाइट ये सोच रहा कि ये बर्निंग मना क्या है, डॉकिंस ने अपनी सोर्ड निकाली और उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया। अगर वे थोड़ा सा भी आगे आए और बैरन के खिलाफ गए तो उन्हें लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। पर कम मना होने के बावजूद वो एक टेरिफाइंग प्रेशर फील कर सकता था। ईथन ने अपनी खुद की ब्लेड निकाली और उस बात पर हंसा, ये कहते हुए कि वो लुटेरों के मुंह से लॉ की बातें नहीं सुनना चाहता। डॉकिंस ने सोर्ड स्विंग की और गुस्से से चिल्लाया, क्या ईथन की सच में उन्हें धमकाने की हिम्मत हुई? क्या वो मरना चाहता है? ईथन ने स्माइल की और कहा कि यहां पर मरने वाला सिर्फ तू है। फिर वो आगे की तरफ शूट हुआ, अपने पीछे मैजिक के रेड ट्रेल्स छोड़ते हुए। गार्ड ने ऊपर देखा और ईथन की स्पीड से स्टन रह गया। फिर भी उसने अटैक लाइन को रीड किया और सोचा कि वो इसे ब्लॉक कर लेगा, फिर तुरंत काउंटर अटैक करेगा। ईथन उस पर झपट पड़ा और डॉकिंस ने डिफेंड करने के लिए अपनी सोर्ड उठाई, पर ईथन की ब्लेड गार्ड के वेपन को क्रॉस कर गई और डॉकिंस ने शॉक में रियलाइज किया कि ईथन ने स्विंग के बीच में ही अपने स्ट्राइक का पाथ चेंज कर दिया था। ब्लो बहुत जोर से लगा। डॉकिंस जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब ब्लू लाइट बर्स्ट हुई और पत्थर हवा में उड़ गए। ईथन ने अपनी सोर्ड दोबारा उठाई। रेड स्पार्क्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे। बाकी नाइट्स डर के मारे घूरते रह गए। उसने उनके सबसे स्ट्रांग आदमी को एक हिट में गिरा दिया था और उस मैसिव सोर्ड को ऐसे घुमा रहा था जैसे उसका कोई वेट ही ना हो। वो एक पूरे डिफरेंट लेवल पर था। हाइंस उन पर चिल्लाया, पूछा कि वे ऐसे ही क्यों खड़े हैं, रोको उसे। उसने चिल्लाकर कहा कि बेवकूफी मत करो, उनके सामने खड़ा आदमी खुद आर्चड्यूक अर्डान है, अपने वेपन्स डाल दो और सरेंडर कर दो। नाइट्स ने शॉक में ईथन को देखा। अर्डन फैमिली, आर्चड्यूक, वही जिसने रेड स्कॉर्पियंस को सफा चट कर दिया था। उनके स्पीयर जमीन पर गिर गए। एक छोटी सी स्माइल के साथ ईथन ने कहा, यह बेहतर है, वे अपनी औकात जानते थे। अब इसका क्या? हाइंस ने टेरर में ऊपर देखा जब ईथन ने कहा कि वे दोनों एक प्राइवेट टॉक करने वाले हैं। बैरन कार्गिस की मैंशन पर ईथन ने नोट किया कि बैरन उससे ज्यादा बेटर लाइफ जी रहा था। आदमी ने जल्दी से कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बुरी तरह पिटा हुआ और कांपता हुआ हाइंस अपना सिर नीचे करता है और बैरन कार्गिस पर ब्लेम डालता है। वो कहता है कि बैरन ने एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑर्डर किए थे और ये सब उस अकाउंट बुक में लिखा है जो वो रखता है। पेपर्स चेक करने के बाद ईथन डिसाइड करता है कि सबूत काफी है और सर्वेंट्स की तरफ मुड़ता है। हैंस स्फीयर उठाता है और कहता है कि उसने सब कुछ मेमोरी स्फीयर में भी रिकॉर्ड कर लिया है। ईथन सर्वेंट को एक नोट देता है और कहता है कि एक बार उसका काम यहां खत्म हो जाए तो इसे बैरन कार्गिस को डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। हैंस अग्री करता है। ईथन घूमता है और कहता है, बिल्कुल सही। वो कहता है कि बैरन ने अपने खुद के पेट के लिए ज्यादा खाने का नहीं बल्कि हायर टैक्सेस का ऑर्डर दिया था और हांस को बोलता है कि मेक श्योर करे वो कभी भी उन घटिया ट्रिक्स पर वापस ना जाए। हांस अपनी मुट्ठियां कसता है और कहता है कि वो समझ गया। टेबल पर एक खुला हुआ लेटर रखा है जब एक आदमी कहता है कि इसका मतलब है आर्च ड्यूक सेनेट मीटिंग से पहले अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसे पुश कर रहा है और अपने अंडर के सभी लोगों को फोर्स कर रहा है। वो पूछता है क्या उसने सही समझा। स्फीयर से आती आवाज आंसर देती है कि अगर ऐसा है तो उन्हें अभी मूव करना होगा और उसके बारे में और जानना होगा। जैसे ही स्फीयर में फेस फेड होता है वो ऐड करता है कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो वापस रिपोर्ट करे। बैरन टेबल पर अपना मुक्का मारता है। अपने दांत पीसते हुए वो रियलाइज करता है कि उन्होंने उसे बेट की तरह यूज करने का डिसाइड किया है। वो लेटर पर अपना हाथ रखता है, उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट करके वैसल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ब्लेम लगाता है। फिर सोचता है कि ईथन ने आखिर 3 टैक्स कलेक्टर्स को कैसे डील किया जबकि उनके साथ नाइट्स भी थे। अपने हाथ में लेटर क्रश करते हुए बैरन बटलर को बुलाता है और उसे स्लम्स में भेजकर आर्च ड्यूक को अपनी मैंशन में इनवाइट करने का ऑर्डर देता। ईथन के बारे में सोचते हुए वो खुद से कहता है कि वो अब उसको अंडर एस्टिमेट करने का रिस्क नहीं ले सकता। इस बार वो खुद उसका सामना करेगा। पेपर देखते हुए ईथन सोचता है कि बस कुछ ही हफ्तों में उसने हर टैक्स अब्यूज को लगभग रोक दिया है, तो बैरन कार्गिस पक्का गुस्से में पागल हो रहा होगा। वो दरवाजे की तरफ देखता और बाहर खड़े पर्सन को अंदर आने को कहता है। मायर्स स्माइल के साथ अंदर आता है और पूछता है क्या ईथन ने उसे बुलाया। ईथन हाँ कहता है। फिर ईथन उसको रेडी होने को कहता है क्योंकि वो जल्द ही एक ब्रांच फैमिली के पास जाने वाला है। कंफ्यूज होकर मायर्स ईथन को कहते हुए सुनता है कि उसे एक इंपॉर्टेंट काम है। उसके सामने खड़े होकर मायर्स पूछता है कि उसका मतलब किस साइड फैमिली से है। ईथन उसको वरी ना करने को कहता है और बोलता है कि वो एक्सप्लेन करेगा। ईथन अपनी उंगलियां उठाता है और कहता है कि उसको वहां भेजने के 3 रीजंस हैं। जब मायर्स दोबारा पूछता है तो ईथन पहले रीजन से स्टार्ट करता है। तरन के जाने के बाद अब फैमिली हेड बनने की रेस में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। वो आगे कहता है कि बाकी फैमिलीज शायद शांति से बैठकर उसे बैरन को क्रश करते हुए नहीं देखेंगी, स्पेशली क्योंकि उसकी इम्यूनिटी के कारण उनके लिए उसको टच करना मुश्किल है। दूसरी उंगली उठाते हुए ईथन कहता है कि वे अभी भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वे उसके हेड बनने को अपोज करेंगे और लाइकली मायर्स को अपनी पपेट बनाकर आगे पुश करने का ट्राई करेंगे। ईथन कहता है कि वे लोग पहले भी ये ट्राई कर चुके हैं जिससे मायर्स स्टन रह जाता है। फिर वो तीसरा रीजन देता है। अगर उन फैमिलीज को यकीन हो जाए कि मायर्स उनकी साइड पर है तो वे उसको हर पॉसिबल हेल्प ऑफर करेंगे। मायर्स स्माइल करता है और कहता है कि वो अब समझ गया। ईथन थोड़ा रुकता है, उसका मुंह स्लाइटली खुला होता है। फिर वो वार्न करता है कि अब वे लोग एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं और मायर्स के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी भी स्माइल करते हुए मेयर्स कहता है कि वो समझता है ईथन का क्या मतलब है और चीजें बिल्कुल फाइन रहेंगी। अब सीरियस होकर ईथन उसे थैंक यू बोलता है जब मेयर्स पूछता है कि क्या प्लान बस ये एक्ट करना है कि वो उनकी साइड है और उनका बैकिंग गेन करना है। ईथन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि जब तक वे मायर्स को सपोर्ट करेंगे वे उसके खिलाफ ओपनली मूव नहीं करेंगे। इस दौरान वो उन्हें गिराने के लिए सब कुछ रेडी कर लेगा। हांस आगे आता है जब ईथन ऐड करता है कि काउंट फर्नर की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक उनका टारगेट है और सर्वेंट मायर्स के साथ जाएगा तो उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेयर्स अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा। बाद में वो अपना सामान पैक करता है। उसकी बहन अपने हाथ फोल्ड करती है और पूछती है क्या वो सच में जा रहा है। वो उसके पास आती है और उसको आंसर देने के लिए प्रेस करती है। अपने हिप्स पर हाथ रखते हुए ईथन की बहन पूछती है क्या वो सच में बिना किसी रियल वार्निंग के 6 महीने के लिए दूर जा रहा है। मायर्स अपोलोजाइज करता है, अपनी आंखें बंद करके कहता है कि वो और ज्यादा लेटर्स लिखने की कोशिश करेगा। तभी कोई आवाज लगाता है और उसे रुकने को कहता है। ईथन उसको रोकता है और कहता है कि उसने हमेशा उस पर बिलीव किया है, पर उसे अभी भी केयरफुल रहने की जरूरत है। मायर्स थ्रिल्ड लगता है। वे हाथ मिलाते हैं और मायर्स ईथन को कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। फिर मेयर्स वेव करता है और कहता है कि वो निकल रहा है। कोचमैन रेंज पकड़ता है। लोग गैरेज को जाते हुए देखते हैं। वैगन्स फॉरेस्ट रोड से होते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कार्स पास से गुजरते हैं। एक पहिया पत्थर से टकराता है। गैरेज के अंदर एक आदमी रोड की कंप्लेन करता है और पूछता है क्या बैरन सच में इस सब ट्रबल के लायक है। ब्लॉन्ड आदमी स्मर्क करता है और कहता है कि उसके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ होगा कि उन्होंने क्या क्या झेला है। फिर पूछता है कि इस महीने कितना भेजा गया था, अपना सीना थपथपाते हुए। दूसरा आदमी कहता है कि वो सस्ता नहीं था, उसने 100 गोल्ड कॉइन्स भेजे थे। ब्लॉन्ड लड़का सरप्राइज में घूरता है और पूछता है क्या पिछले महीने ये सिर्फ एक गोल्ड कॉइन नहीं था। गुस्से में वो सोचता है कि कैसे बैरन ने उसकी पे कट कर ली थी जब वो गैम्बलिंग में थोड़े पैसे हार गया था, पर इस पैथेटिक ट्रैश को 100 गोल्ड भेज दिए। वो बैग आगे बढ़ाता है और कहता है कि सर्वेंट 10 रख सकता है। आदमी कॉइन्स पकड़कर हंसने लगता है और कहता है कि 10 गोल्ड उसकी सारी ट्रबल के लिए फेयर लगते हैं। ब्लॉन्ड लड़का कहता है कि वे उन लो लाइव्स के लिए 10 छोड़ेंगे और बाकी वह खुद एंजॉय करने के लिए रख लेगा। सर्वेंट अपने हाथ फैलाता है और पूछता है कि अगर आर्चड्यूक गुस्सा हो गया तो वे लोग क्या करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो कुछ नाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो ऐड करता है कि बैरन ने उन्हें केयरफुल रहने के लिए वार्न किया था। ग्रिन करते हुए ब्लॉन्ड कहता है कि ये पिछली बार से 10 टाइम्स ज्यादा है, तो ईथन के पास कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं है। इसके अलावा आर्चड्यूक उसे टच करने की हिम्मत भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक 3rd रैंक नाइट है। एक व्हाइट बालों वाला यंग मैन अपने भाई की तरफ मुड़ता है और उसे फिक्र ना करने बस जाने को कहता है। हाथ में स्वॉर्ड लिए वो कहता है कि वो अपनी जान देकर इस जगह को प्रोटेक्ट करेगा जब तक कि उसका भाई ड्रैगन किंग को हरा नहीं देता। ब्लेड लाइट में चमकती है। वो ट्रेनिंग डमी से जा टकराती है। ईथन अपना वेपन उठाता है और सोचता है कि क्या तरन ठीक है, क्योंकि कोमा से उठने के बाद से उसने उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुना है। वो डमी पर दोबारा स्ट्राइक करता है, ये सोचते हुए कि वो समझता है कि तरन ने फैमिली को एक साथ रखने की इतनी कोशिश क्यों की, पर उसे इस बात से अभी भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता कि तरन किस सिचुएशन से गुजर रहा है। अपने दांत पीसते हुए ईथन डिसाइड करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद उसे घसीटकर घर वापस लाएगा। वो ब्लेड को अपने सामने लाता है, फिर अपना दूसरा हाथ साइड में स्ट्रेच करता है। 3 ट्रेनिंग डमीज उसके सामने खड़ी हैं। एनर्जी ईथन के चारों तरफ लिपट जाती है जब वो सोचता है कि ये आसान नहीं होगा, और ये बात उसे और भी गुस्सा दिलाती है। एक कैरेज का पहिया अचानक पत्थर पर आकर रुक जाता है। ईथन घूमता है। एक घोड़ा और कैरेज उसके पीछे आ चुके हैं। एक सर्वेंट दरवाजा खोलता है और अनाउंस करता है कि वे आ गए हैं माय लॉर्ड। ब्लॉन्ड पैसेंजर आसपास देखता और इतनी बैकवर्ड जगह पर रहने की कंप्लेन करता है। ईथन उसे घूर कर देखता है और पूछता है कि वो कौन है। ब्लॉन्ड लड़के ने मनी बैग फेंकते हुए कहा कि वो बैरन कार्गिस से अलाउंस लाया है। कॉइन्स बाहर गिरने लगे जब उसने ऐड किया कि ईथन ने शायद इतने पैसे देखने की उम्मीद नहीं की होगी। एक कॉइन रोल होकर ईथन के शू तक आ गया। ईथन ने नीचे देखा जब उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि गोल देखते ही इस भिखारी की बोलती बंद हो गई। दूसरी तरफ मुड़ते हुए ईथन ने उसको पूछते हुए सुना कि उन्हें ड्यूक की फैमिली के सामने क्यों झुकना चाहिए। वो ब्लॉन्ड लड़का अपनी बकवास करता रहा और बोला कि क्या आर्च ड्यूक इतनी जेनरोसिटी के लिए उसको थैंक यू भी नहीं बोलेगा। जैसे ही उसने इस बात पर ब्रैग करना शुरू किया कि बैरन ने पिछले महीने क्या दिया था, ईथन का मुक्का सीधा उसके मुंह पर जा लगा। वो ब्लॉन्ड जमीन पर जा गिरा। अपना फेस पकड़ते हुए उसने ईथन को पूछते सुना कि बैरन कब से ड्यूक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ईथन ने उसको कपड़ों से पकड़ लिया जब वो लड़का चिल्लाते हुए पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है। उसको हवा में उठाते हुए ईथन ने उसे रिपीट करने को कहा कि वो कौन है। उस लड़के ने आंसर दिया कि वो कागज है। ईथन ने फ्राउन किया और दोबारा पूछा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, ईथन ने उसके फेस पर एक और पंच मार दिया। वो ब्लॉन्ड चिल्लाया और उसने अपना फेस पकड़ लिया। फिर उसने ईथन का हाथ पकड़ा। उसके बैक पर एक व्हाइट सर्कल अपीयर हुआ जब उसने अपने दांत पीसते हुए ईथन को एक साइको बुलाया। उस ब्लॉन्ड ने उसे कर्स किया और उसके मरने की बद्दुआ दी। उसने अपने आर्म्स पीछे खींचे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हुए, पर ईथन ने अभी भी उसे आसानी से हवा में उठा रखा था। ईथन ने उस ऑरा पर फोकस करते हुए उसको ध्यान से स्टडी किया। ब्लॉन्ड ने और जोर से पकड़ा और ईथन के लिम्स तोड़ने की धमकी दी। तब ईथन ने पूछा क्या उसने उनकी ब्रीदिंग मेथड भी सीख ली है। फिर ईथन को रियलाइज हुआ कि ये लड़का असल में कितना पैथेटिक था। उसने उस बियर्डेड आदमी को याद किया और सोचा कि ये लोग क्लियरली टेक्निक तो जानते हैं, पर उसकी पावर को शायद ही यूज करते हैं। एक लुक से ही उसे समझ आ गया कि उन्होंने ये खुद से सीखी है। ईथन की उंगलियों पर रेड एनर्जी गैदर होने लगी और उसने सोचा ये अच्छी बात है कि वो जानता है इस टेक्निक को शट डाउन कैसे करना है। वो रेड ऑरा उस ब्लॉन्ड की बॉडी पर स्ट्राइक किया। वो ईथन के सामने जमीन पर गिर गया, शॉक में घूरता रहा। ब्लॉन्ड के मुंह से अचानक निकला कि उसको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। उसके फेस पर पसीना आने लगा। उसने अपनी पाम्स की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने ऊपर देखा और गुस्से से पूछा कि ईथन ने उसके साथ क्या किया है। ईथन ने नीचे देखा और कामली कहा कि उसने उसका मना सील कर दिया है। जब लड़के ने दोबारा पूछा तो वो डर के मारे ऊपर घूरता रहा। जब ईथन ने कहा कि एक चोर जिसने टेक्निक चुराई हो, शायद वो ये नहीं समझ पाएगा कि असल में काम कैसे करती है। उस ब्लॉन्ड लड़के ने ईथन पर अटैक किया। उसे चिल्लाते हुए बोला कि उसके साथ मजाक ना करे। ईथन उस अटैक से इजीली बच निकला। फिर उसने उसको जमीन पर पटक दिया और वहीं दबा दिया। ईथन का फेस सीरियस हो गया। उसने पीछे खड़े सर्वेंट से क्वेश्चन किया कि वो यहाँ क्यों आए थे। सर्वेंट ने एक लेटर आगे बढ़ाया और कहा कि ये बैरन कागज की तरफ से एक इन्विटेशन था। इस बार उसने 10 के बजाय 100 गोल्ड भेजे थे।
लेटर को देखते हुए ईथन ने उसे सब कुछ बैग में डालने को कहा। वो बैरन के नेक्स्ट मूव का वेट ही कर रहा था। उसने स्माइल की, ये सोचते हुए कि एक फेस टू फेस मीटिंग उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगले दिन घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। एक लड़की ने अपने भाई से पूछा कि क्या सच में सब ठीक रहेगा। वो उसकी तरफ मुड़ा और फिक्र ना करने को कहा। यह सिर्फ एक बातचीत थी। ईथन ने गुड बाय वेव किया और उसे बोला कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर कैरेज वहां से निकल गया। उसकी बहन ने अपने हाथ फोल्ड किए और सोचा कि अगर वो सिर्फ बात करने जा रहा था तो उसे स्वॉर्ड की क्या जरूरत थी। जैसे जैसे कैरेज आगे बढ़ रहा था, ईथन ने सोचा कि बैरन की किस्मत पहले से ही तय थी, चाहे वो कोई भी ट्रिक क्यों ना आजमा ले। अपने हाथ फोल्ड करते हुए ईथन को समझ आया कि इस इन्विटेशन का मतलब है कि बैरन आखिरी दम तक उसके रास्ते का कांटा बनने का प्लान बना रहा है। वो आगे घूरता रहा, ये देखने का वेट करते हुए कि वो आदमी आगे क्या करेगा। पूर एम्पस सिटी दीवारों से घिरी हुई थी और बैरन की मैंशन उस सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रैंड लग रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, ईथन को रियलाइज हुआ कि कारगिस उस लग्जरी के पीछे लोगों के दर्द को छुपा रहा था और सब कुछ अर्दन फैमिली पर ब्लेम कर रहा था। वही फैमिली जिसने वॉर में उनके लिए अपना खून बहाया था। कोचमैन ने रेंस खींची और कहा कि वे पहुंच गए हैं। ईथन बाहर निकला और किसी ने पूछा कि क्या वो गेस्ट है। एक पर्पल बालों वाला आदमी अनॉयड लग रहा था और बोला कि उसने अपने फादर से कहा था कि ये विजिट बस टाइम की बर्बादी है। फिर उसने पूछा कि वो छोटा भाई कहाँ गया जिसे ईथन को लाने के लिए भेजा गया था। ईथन ने पूछा क्या उसे ये पता भी है कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बैरन ने उसे मेन फैमिली की रिस्पेक्ट करना सिखाने में फेल हो गया है। उस आदमी ने ईथन के कपड़े पकड़े और पूछा क्या उसके टाइटल ने उसे इतना एरोगेंट बना दिया है। ईथन ने सिर्फ स्मर्क किया और अपनी बात रिपीट की। वो आदमी आगे की तरफ झुका, पूछते हुए क्या ईथन एक्चुअली उस पर हंस रहा है। ईथन ने एक किक से आंसर दिया। बैरन का बेटा उड़ता हुआ सीधा बुशेस में जा गिरा। अपना पैर ऊपर रखते हुए ईथन ने उसको कुछ भी सिखाने की कोशिश करने पर उसका मजाक उड़ाया। वो पर्पल बालों वाला आदमी कांपने लगा जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे स्ट्राइक लग चुकी थी, बिना उसके ये देखे कि ये हुआ कब। ईथन कैरेज के पास खड़ा था। उसने उस ब्लॉन्ड लड़के को उसके भाई की तरफ उछाल दिया और उसे ले जाने को कहा। अपने दांत पीसते हुए पर्पल बालों वाले आदमी ने पूछा क्या आर्च ड्यूक ने उसके भाई की ये हालत की है। ईथन ने पूछा कि और कौन हो सकता था। उसका हाथ अपनी सोर्ड के हिल्ट पर गया। उस आदमी ने अपनी ब्लेड निकाली, कर्स किया और कसम खाई कि वो ईथन को जान से मार देगा। उसने आगे की तरफ स्लैश किया। वो ठीक ईथन के सामने खड़ा था, पर ईथन पहले ही बता सकता था कि ये भी बाकियों जैसा ही था। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक चुरा ली थी जिसे वे ठीक से यूज करना तक नहीं जानते थे। ऐसा लगा जैसे सोर्ड ईथन के सिर पर लगी हो। बैरन के बेटे ने नजरें हटाईं, ये सोचते हुए कि उसका निशाना चूक गया है, और वंडर किया कि ईथन कहाँ चला गया। एक सेकंड बाद ईथन ने उसे बालों से पकड़ लिया। उसने उसको जमीन पर जोर से पटक दिया। उस इम्पैक्ट से जमीन में क्रैक पड़ गया। उस आदमी की स्वॉर्ड लेते हुए ईथन ने कहा कि इसके जैसे ट्रैश एक नाइट कहलाने के लायक नहीं है। उस आदमी के उसके सामने जमीन पर पड़े होने पर ईथन ने कहा कि अगली स्ट्राइक इसका खेल खत्म कर देगी। तभी ईथन के साइड में एक स्वॉर्ड की टिप आकर रुक गई और एक आवाज ने उसे फ्रीज होने को कहा। ईथन ने उस नई ब्लेड को अपनी ब्लेड से रोका। वो नाइट पीछे की तरफ उछला। एक पिंक बालों वाले लड़के ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और खुद को मैनहट्टन बैरन कारगिस के नाइट्स का कमांडर इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि आर्च ड्यूक ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और उसको रुकने के लिए कहा, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए। ईथन ने अपनी ग्रिप टाइट की जब मैनहट्टन ने उसे फोर्स यूज करने पर मजबूर न करने की वार्निंग दी। अपनी स्वॉर्ड थोड़ी नीचे करते हुए ईथन ने उसे वो बात फिर से बोलने को कहा। मैनहट्टन के फेस से पसीना बहने लगा जब ईथन ने पूछा क्या उसे सच में लगता है कि ईथन लाइन क्रॉस कर रहा है, वो भी मेन फैमिली के एयर और आर्च ड्यूक पर वेपन उठाने के बाद। ईथन ने अपनी ब्लेड सीधी की और मैनहट्टन को अपना अगला स्ट्राइक ब्लॉक करने का ट्राई करने को कहा। वो पर्पल बालों वाला आदमी अभी भी जमीन पर पड़ा था। ईथन ने ऐड किया कि अगर मैनहट्टन उसको धमकाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो इस ट्रैश से ज्यादा स्ट्रांग हो। उस पिंक बालों वाले नाइट के आसपास एनर्जी लिपट गई जब उसने एडवांस में अपोलोजाइज किया। फिर वो ब्लाइंडिंग स्पीड से ईथन पर झपट पड़ा। ईथन ने साइड में देखा। उसने मैनहट्टन का अटैक ब्लॉक कर दिया। नाइट कमांडर ने साइड में देखा तो उसने ईथन को पहले से ही अपने बगल में खड़ा पाया। ईथन ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और स्माइल किया। ये वाला सच में स्किल्ड था। मैनहट्टन ने अपने अटैक्स और तेज कर दिए। ईथन के शोल्डर पर एक कट लग गया। अपने दांत पीसते हुए नाइट ने सोचा कि वो ईथन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। उसने फिर से स्वॉर्ड घुमाई। ईथन बिल्कुल काम रहा। मैनहट्टन तेजी से आगे बढ़ा। ईथन के पीछे गिरे हुए आदमी के पास धूल उड़ने लगी। मैनहट्टन ने उस धूल के बीच से थ्रस्ट किया, ये सोचते हुए कि उसने ईथन का साइड ब्लॉक कर दिया है और वो उसे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए डिसेबल कर सकता है। उसकी ब्लेड उस क्लाउड से बाहर निकली। फिर मैनहट्टन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच नहीं हो सकता। उनकी सोर्ड्स टकराई और ईथन की ब्लेड ठीक उसके फेस के सामने आकर रुक गई। मैनहट्टन को रियलाइज हुआ कि आर्च ड्यूक उसे यहीं मार सकता था। उसका हाथ हिल्ट पर टाइट हो गया। नाइट कमांडर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईथन पहले से ही उसके पीछे था। मैनहट्टन ने साइड में देखा। ईथन ने सिर्फ स्माइल की और नाइट ने वंडर किया कि वो क्यों रुक गया, क्योंकि वो स्ट्राइक जरूर उसको लग जाता। मैनहट्टन जमीन पर गिर पड़ा, ये रियलाइज करते हुए कि ईथन ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। फिर दोनों लड़के घूमे जब उन्होंने एक चीख सुनी। एक औरत ने ब्लॉन्ड लड़के को पकड़ा और उससे अपनी आंखें खोलने की भीख मांगी। गुस्से में उसके दांत पिस गए। वो चिल्लाई, पूछते हुए कि उस हाफ डेड ड्यूक की उसके बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। ईथन की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस पागल को पकड़ लो। फिर गुस्से से पूछा कि कमांडर वहां चुपचाप क्यों खड़ा है। एक मूंछों वाले आदमी ने बीच में आकर उसे रुकने को कहा। उसके पीछे काले कपड़ों में आदमी खड़े थे। उसने फ्राउन किया और कोल्डली आगे घूरता रहा। वो औरत दौड़ते हुए आई, चिल्लाते हुए कि इस पागल ने उनके बच्चों को पीटा है। उसने कहा कि उसे पता है और वो इसे हैंडल कर लेगा, इसलिए उसे वहां से जाना चाहिए। बैरन के ऑर्डर पर मैनहट्टन ने ब्लॉन्ड लड़के को उठाया और बैरन की वाइफ और बेटे को वहां से ले गया। अपने हाथ फैलाते हुए बैरन ने ईथन को ग्रीट किया और कहा कि उन्हें आखिरी बार मिले 10 साल हो चुके थे।
फिर उसने उसे अपना बेटा छोड़ने को कहा ताकि वे लोग बात कर सकें। ईथन आगे बढ़ा और बोला कि इतने लंबे टाइम तक ना मिलने के बहुत से रीजंस थे और सैडली वो उसकी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता। उसने अपनी स्वॉर्ड जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ झुकाई और कहा कि जिसने भी ड्यूक पर हाथ उठाने की हिम्मत की है उसे सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, मौत। पसीने में भीगते हुए बैरन कार्गस ने ईथन को शांत होने को कहा और अपने बेटे के लिए माफी मांगी। फिर उसने ऐड किया कि भले ही ईथन प्रोटेक्टेड हो पर अब यहाँ ड्यूक की अथॉरिटी नहीं चलती। कार्गस आगे बोलता गया, सेनेट अब इन लैंड्स को कंट्रोल करती है और वही उसके बेटे को जज करेगी। उसने ईथन से इस गलत फहमी को भूलने और उसके साथ हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट की। तब अर्दन फैमिली वापस से ग्रेट बन सकती थी। ईथन बैरन के ठीक सामने गया, गुस्से से उसके दांत पिस रहे थे। अपनी दोनों हाथों से सोर्ड को कसते हुए ग्रिप करते हुए वो चिल्लाया कि अगर ड्यूक की फैमिली अब इस डची पर रूल नहीं करती तो फिर उनके वजूद का क्या फायदा। बैरन ने रोते हुए अपने बेटे का नाम पुकारा। ईथन की ब्लेड उस आदमी के सिर के ठीक बगल में जमीन में जा घुसी, जिससे वो टेरर में घूरता रह गया। बैरन ने सोर्ड पकड़ ली और ईथन को अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ बंद करने को कहा। उसके चारों तरफ ब्लू ऑरा फ्लेयर करने लगा जब उसने ईथन को वार्न किया कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए और घुटनों के बल भीख मांगनी चाहिए। अपने कपड़ों को कसते हुए ईथन ने उसे मजाक न करने को कहा। बैरन के बेटे को आगे रखते हुए उसने कहा कि वो उनकी पूरी फैमिली का सफाया करने का डिसाइड पहले ही कर चुका है। फिर आर्च ड्यूक ने उसके बेटे को वापस कार्गस की तरफ फेंक दिया और डिक्लेयर किया कि बैरन ने वैसल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बैरन के पीछे ब्लैक रोब्स में आदमी खड़े थे जब ईथन ने ऐड किया कि कार्गस ने अपने क्राइम्स छुपाने के लिए ड्यूक के एयर्स को धमकाया था। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने बैरन कार्गस पर ट्रीजन का चार्ज लगाया और डिक्लेयर किया कि उसके सारे राइट्स, टाइटल और कासल छीन लिए जाएंगे। उस मूंछों वाले बैरन ने गुस्से से उसे घूरा और पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धमकाने की। उसने स्काउल किया और चिल्लाया। आर्म्ड आदमियों के ऊपर ब्लू ऑरा फैल गया जब उसने उन्हें ईथन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। अपने दांत पीसते हुए बैरन ने कहा कि वो प्लान के हिसाब से ही मूव करेंगे। उसने उन्हें मेक श्योर करने को कहा कि ईथन दोबारा कभी इंटरफियर न कर सके, चाहे इसके लिए उसे क्रिपल ही क्यों न करना पड़े। ईथन ने स्मर्क किया और बोला कि उसे पता था बैरन कुछ छुपा रहा था। दूर पलांशियम में जो हायन की कैपिटल थी वहां रॉयल कासल खड़ा था। एक मीटिंग के दौरान किसी ने पूछा कि क्या कुछ और डिस्कस करना बचा है या वे इसे एंड कर सकते हैं। फिर उसने हिज मैजेस्टी को एड्रेस किया। बेसिस फैमिली के मार्की ब्लोटन ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोलने की परमिशन मांगी। उस ग्रे बालों वाले किंग ने अलाउ कर दिया, हालांकि उसे ये अजीब लगा कि मार्की कुछ मुद्दा उठाना चाहते थे। ब्लोटिन ने किंग को थैंक यू कहा और बताया कि आर्च ड्यूक अर्दान ने उसे कांटेक्ट किया था। उस आदमी ने पावर से घिरे उस लड़के की इमेज माइंड में लाई और याद किया कि यह वही आर्च ड्यूक था जो मना सर्च के बाद 10 साल के कोमा में चला गया था। किंग ने अपना सिर एक हाथ पर रखा और सोचने लगा कि बेसिस फैमिली कितने लंबे टाइम से उनके साथ इन्वॉल्व थी। किंग के सामने खड़े ब्लोटेन से पूछा गया कि ईथन ने उन्हें अप्रोच क्यों किया। उसने आंसर दिया कि ईथन का क्लेम है कि बैरन कार्गस ने बार बार वैसल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। एक डॉक्यूमेंट पकड़े हुए ब्लोटन ने सारे चार्जेस लिस्ट किए, टैक्सेस बढ़ाना, सीक्रेट ग्रुप्स बनाना, अपनी लिमिट से बाहर फोर्सेस खड़ी करना और इलीगली ड्यूक फैमिली की हिडन टेक्निक्स की इन्फॉर्मेशन निकालना और बेचना। ब्लोटन ने साइड में देखा, ये सोचते हुए कि 7 फैमिलीज क्लियरली इस बात से खुश नहीं थी कि ये टॉपिक उठा था। सब चुपचाप सुन रहे थे जब ब्लोटन ने कहा कि सारे प्रूफ मेमोरी स्फीयर्स में स्टोर हैं और आर्च ड्यूक चाहता है कि बैरन का कासल सीज कर लिया जाए। किंग ने अपने बाल टच किए, दोनों साइड्स को तौलते हुए सेनेट की 7 फैमिलीज को बैक करना या किंगडम के पुराने डिफेंडर्स को। फिर उसने अपना हाथ रेलिंग पर रखा और कहा कि ये उसकी ड्यूटी नहीं है। चूंकि अर्दन फैमिली सेनेट से बाहर थी और ये किसी एक हाउस के साथ डिस्प्यूट था, इसलिए वो इस सबसे बाहर रहेगा। उसने आर्च ड्यूक को इस मैटर को खुद निपटने के लिए कहा और ब्लोटन ने कहा कि वो ये मैसेज पहुंचा देगा। मार्की के फेस पर पसीना आ गया। उसने ईथन को एक स्वॉर्ड के साथ इमेजिन किया और रियलाइज किया कि किंग ने अर्दन फैमिली को बैक नहीं किया था। औरत ने अपना चेहरा एक कर्चिफ से ढक लिया और किसी ने उसे अश्योर्ड किया कि डरने की कोई बात नहीं है। उसके बगल में खड़े मैनहार्टन ने विंडो बंद करने का ऑर्डर दिया और हॉट टी लाने को कहा। नाइट ने कहा कि वो बैरन के पास जा रहा है और उस औरत ने उसे केयरफुल रहने की वार्निंग दी। वो आगे बढ़ गया। हॉलवे से गुजरते हुए मैनहार्टन को समझ नहीं आ रहा था कि ईथन ने अपने अटैक के बीच में अचानक से डायरेक्शन क्यों चेंज की थी और उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट होती जा रही थी। ईथन को बैरन के वॉरियर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसने उनके स्ट्राइक्स को एक सिंगल स्विंग से झटक दिया। उनमें से एक चिल्लाया कि उन्होंने उसे ट्रैप कर लिया है। ईथन अगले ब्लो से स्मूथली बच निकला। वो उन्हें पूरी कंटेम्प्ट के साथ घूर रहा था। और भी सोर्ड्स उसकी तरफ आईं। उनकी ब्लेड्स रेड एनर्जी से जल रही थीं। आर्च ड्यूक ने वापस अपनी सोर्ड घुमाई। बैरन कार्गस भौंका कि सब एक साथ अटैक करो और ईथन को डॉज करने का कोई मौका मत दो। फिर मैनहार्टन वहां पहुंचा और बिना पूरी तरह मुड़े रिपोर्ट किया कि लेडी और यंग मास्टर सेफ हैं। ईथन ने कहा कि शायद अब नाइट कमांडर की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनहार्टन चुपचाप देखता रहा और उसे रियलाइज हुआ कि आर्च ड्यूक जानबूझकर अपनी पावर रोककर अटैक कर रहा था। ईथन एक और स्ट्राइक से बचकर हवा में उछला। वो खुद को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट लग रहा था और नाइट को फील हुआ कि जैसे उन्हें नीचा दिखाया जा रहा हो। ईथन हल्के से जमीन पर उतरा, एक पल के लिए वॉरियर्स के ऊपर हवा में तैरते हुए। अपनी दोनों हाथों से स्वॉर्ड ग्रिप करते हुए उसने कहा कि सब कुछ रेडी है। उसके अटैक से एक शॉकवेव बर्स्ट हुई। रेड फोर्स तेजी से बैरन के आदमियों की तरफ बढ़ी। बैरन कार्गस ने खुद को शील्ड करने के लिए अपना एक हाथ उठाया और गुस्से से पूछा कि ईथन ने ऐसे मूव करना कहां से सीखा। ईथन नीचे उतर आया। स्वॉर्ड अभी भी उसके हाथ में थी। वो वॉरियर अभी भी उसके सामने थे जब उस मूंछों वाले बैरन ने चिल्लाकर कहा कि भागने से जीत नहीं मिलेगी और आज ईथन सिर्फ 10 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी डंजन में सड़ेगा। आर्च ड्यूक ने स्माइल करते हुए फिर से स्ट्राइक किया। उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक वाइड अटैक था। वो किसी को हिट नहीं करना चाहता था। उसको जरूरत ही नहीं थी। फिर उसने अपनी दोनों हाथों में स्वॉर्ड ली। ब्लेड के चारों तरफ एक वॉर्टेक्स स्पिन होने लगा। अपने दांत पीसते हुए बैरन बड़बड़ाया कि ये एनर्जी कितनी मॉन्स्ट्रस थी। फिर उसने इसे एक और ट्रिक कहने की कोशिश की। ईथन ने ब्लेड को नीचे लाया
पावर उसकी टिप पर गैदर होने लगी। मैनहाटन डर से घूरता रह गया। ईथन की आंखें चौड़ी हो गईं। नाइट कमांडर ने सभी को डॉज करने के लिए चिल्लाया। आर्च ड्यूक के ठीक ऊपर एक फ्लैश एक्सप्लोड हुआ जब उसने अर्डन फैमिली की सीक्रेट आर्ट का सेकंड फॉर्म अनलीश किया। वो ब्लास्ट वेव वॉरियर्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ी। लड़की ने अपना हाथ मग से हटाया और कहा कि ये बहुत गर्म है। फिर वो सोचने लगी कि क्या ईथन ठीक होगा और उम्मीद की कि वो दोबारा कोई रेकलेस हरकत ना करे। अपना चेहरा ढकते हुए उसने कहा कि उसका भाई हमेशा से रेकलेस रहा है और बाहर से वॉर की आवाजें ना आना थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर हर तरफ आग की लपटें उठने लगीं और चीखों की आवाजें आने लगीं। मैनहाटन ने स्टंट होकर अपना चेहरा ढक लिया। ये कैसे पॉसिबल था जब ईथन के पास माना ना के बराबर था। आग के पिलर्स ऊपर की तरफ शूट हुए। वॉरियर्स उन फ्लेम्स में पूरी तरह निकल लिए गए। नाइट कमांडर बैरन के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी सिर्फ शॉक में अपना मुंह खोले घूरता रह गया। ये एलीट नाइट्स थे, हर एक हजारों नॉर्मल सोल्जर्स के बराबर था। फिर भी आर्च ड्यूक ने उन सबको एक ही स्ट्राइक में गिरा दिया था। ईथन का हाथ कांप रहा था। इसे देखते हुए उसने रियलाइज किया कि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और वो अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। फायर लॉर्ड की ब्लेसिंग के बिना वो कब का बेहोश हो चुका होता। बैरन पीछे हटा जब ईथन ने कहा कि अब उसकी बारी है। अब एक रेड ऑरा में लिपटे हुए ईथन ने कहा कि सालों तक उसकी फैमिली को तड़पाने के लिए उसे एक हार्श पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। बैरन कागज ने पैनिक में ऊपर देखा और चिल्लाया कि ईथन अब तक बुरी तरह थक चुका होगा। जो भी आर्च ड्यूक को मारेगा उसे 500 गोल्ड मिलेंगे। मैनहाटन के फेस पर पसीना आ गया। ये सिर्फ उस अटैक की पावर नहीं थी। ईथन ने वो इतनी बड़ी फायर वेव सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ भेजी थी जिन्हें उसने चुना था और नाइट ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। गिरे हुए आदमी इस बात का काफी प्रूफ थे। जो लोग अभी भी खड़े थे उन्हें स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस समझ आ चुका था और जो उठ भी सकते थे वो भी अपनी भलाई इसी में समझ रहे थे कि दोबारा सोर्ड ना उठाएं। ईथन ने अपना सिर घुमाया। उसने नाइट कमांडर की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो एक और ट्राई करना चाहता है। मैनहाटन ने अपनी नजरें झुकाईं और एडमिट किया कि वो पहले ही हार चुका है। ईथन के फिंगर टिप्स पर फ्लेम्स चमकने लगीं जब उसने बैरन से पूछा कि क्या उसने वो सुना। फिर उसने अपनी सोर्ड सीधी उसके पेट में घोंप दी। नाइट कमांडर तेजी से दौड़कर आया। गिरे हुए बैरन के बगल में ईथन उसकी तरफ मुड़ा और उसे ऑर्डर दिया कि अपने मास्टर को डंजन में लॉक कर दो और उस पर कड़ी नजर रखो। मैनहाटन ने अपने हाथ उठाए और पूछा क्या ईथन सच में उसे अपने ही लॉर्ड को इम्प्रिजन करने के लिए कह रहा है। वो रो पड़ा और चिल्लाया कि वो एक नाइट है, उसने एक ओथ ली है। ईथन उसके और पास गया और बोला कि बिल्कुल इसी वजह से वो इस काम के लिए उस पर ट्रस्ट कर रहा है। नाइट के शोल्डर पर एक हाथ रखते हुए ईथन ने उसे याद दिलाया कि बैरन एक ट्रेटर है जो अपने क्राइम्स की वजह से अपना टाइटल खो देगा। नाइट की आंखें कश्मकश में कस गईं जब ईथन ने ऐड किया कि अगर बैरन बच निकला तो लॉ के हिसाब से उसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ईथन ने उसको बताया कि एक लॉयल नाइट को अपनी ओथ नहीं भूलनी चाहिए। जलते हुए बैनर के पास खड़े होकर मैनहाटन ने फाइनली कहा कि ये काम हो जाएगा। केज के अंदर से एक चीख आई। वो आदमी चिल्लाया कि क्या उन्हें लगता है कि वे ये सब करके बच निकलेंगे। मैनहाटन को स्काउल करते हुए उसने ऑर्डर दिया कि उसे तुरंत बाहर निकालो। ईथन चलकर पास आया, अपने दोस्त के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला कि वो बाकी सब खुद हैंडल कर लेगा। कैरेज के अंदर वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहा। फिर मैनहाटन ईथन की तरफ मुड़ा और कुछ पूछा क्योंकि बैरन ने तो उन सभी को अटैक करने का ऑर्डर दिया था। तो फिर ईथन ने उनमें से कुछ को जिंदा क्यों छोड़ दिया। ईथन पीछे मुड़ा और बोला कि एक स्वॉर्ड आत्मा को रिफ्लेक्ट करती है। क्या मैनहाटन ने कभी नाइट्स को अपनी ब्लेड्स के थ्रू बात करते नहीं सुना। उसने होश में आने के बाद अपने आसपास के उन विलन्स के बारे में सोचा, वो लोग जो उसकी फैमिली को मरता हुआ देखना चाहते थे, भले ही उस फैमिली ने कभी उनकी कंट्री को बचाया था। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाना और नाइट्स का उस पर अटैक करना याद किया और कहा कि उन्होंने उसके साथ ब्लेड्स क्रॉस की थी। उस फाइट से स्पेशली मैनहाटन के साथ उसको समझ आ गया था कि कुछ लोग अभी भी ड्यूक की ब्लड लाइन को ऑनर करते थे। ईथन के आसपास रेड ऑरा लिपट गया जब उसने कहा कि इस रियलाइजेशन ने उसे चैन की सांस लेने का मौका दिया। दूसरी तरफ मुड़ते हुए वो आगे बोला, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गिल्टी फीलिंग की वजह से है या किसी पुरानी फीलिंग्स की वजह से। रीजन चाहे जो भी हो, अभी भी ऐसे लोग थे जो ड्यूक की स्वॉर्ड के लिए लॉयल थे। इतना ही उसके लिए काफी था। इसके साथ ही ईथन एग्जिट की तरफ बढ़ गया। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट्स में थे और उसने बोला कि उसने काफी बात कर ली है और बाकी का काम वो उस पर छोड़ता है। बैरन के ऑफिस में ईथन अंदर गया। एक आदमी ने एक डीप बो के साथ उसे ग्रीट किया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को बैरन के एल्डेस्ट सन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, ये कहते हुए कि वो उसी का वेट कर रहा था। ईथन थोड़ा पास आया और बोला कि वो उस आदमी का वेट कर रहा था जिसके फादर और ब्रदर्स जल्द ही जेल जाने वाले हैं। वो जो भी चाहता है उसे अपने वर्ड्स बहुत सोच समझकर चूज करने होंगे। अपने हाथ फैलाते हुए एल्डेस्ट सन ने कामली कहा कि वो अपने फादर या भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर उसने पूछा क्या ईथन कोई डील करना चाहता है। ईथन ये सुनकर बस स्माइल करने लगा। उसने कहा कि वो यही सोच रहा था कि ये आदमी क्या कहेगा। फिर उसके हाथ में एक शेक के साथ उसने उसे बताया कि वो क्लियरली अपनी पोजीशन नहीं समझता। डील्स हमेशा इक्वल्स के बीच होती हैं। ईथन ने उसे गले से पकड़ा और हवा में उठा लिया। फ्राउन करते हुए उसने कहा कि बैरन की फैमिली ने ट्रीजन किया है और आर्च ड्यूक पर तलवार उठाई है, फिर भी उसे लगता है कि वो बार्गेन कर सकता है। एल्डेस्ट सन तड़पने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि बेहोश होने से पहले उसे बोलना होगा। कांपती हुई आवाज में उसने हांफते हुए कहा कि उसके पास 7th फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन है। ईथन ने उसे जमीन पर पटक दिया और बोलने को कहा। अपनी मुट्ठी कसते हुए वो आगे बढ़ा और वॉर्न किया कि अगर ये झूठ हुआ तो प्रिजन उसकी सबसे छोटी फिक्र होगी। डेस्परेट होकर एल्डेस्ट सन ने इंसिस्ट किया कि ये सच है। फिर उसने एक रेड बुक आगे बढ़ाई और कहा कि ईथन को ये पढ़नी चाहिए। ये सीक्रेट टेक्निक्स हैंड ओवर करने का एक एग्रीमेंट था। अंदर ईथन ने पढ़ा कि हाउस अर्डान के गिरने के बाद 7th ग्रेट फैमिली ने ड्यूक के वसाल के सीक्रेट आर्ट्स के रिकॉर्ड्स की डिमांड की थी। बुक में बैरन की सील थी और क्लेम किया गया था कि ये सब नियरबाई नेशंस के खिलाफ आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए था। ईथन ने उन नेबरिंग आर्मीज को इमेजिन किया, फिर पढ़ता रहा कि उनके पास रिकॉर्ड्स हैंड ओवर करने के अलावा सपोजिडली और कोई चॉइस नहीं थी। ऊपर देखते हुए उसने कहा कि उन रिकॉर्ड्स ने क्लियरली उनके नाइट्स की ज्यादा मदद नहीं की थी।
एल्डेस्ट सन ने आंसर दिया कि वे अभी तक सारे सीक्रेट्स फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। ईथन की कंफ्यूजन देखकर उसने एक्सप्लेन किया कि सेवंथ फैमिली ने उन्हें सिर्फ एक सिंप्लीफाइड वर्जन बेचा था। उसने रेड बुक बाहर निकाली। ईथन ने अपना सिर पकड़ लिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने रियल वर्जन हैंड ओवर कर दिया और फिर उन्हीं से एक कट डाउन कॉपी वापस खरीद ली। ये लोग कितने स्टूपिड हो सकते हैं। जैसे ही ईथन ने इसे खोला, एल्डेस्ट सन ने एक्सप्लेन किया कि इसे डीकोड करने में एक फॉर्चून लग गया, इसलिए उन्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़े। ईथन ने बुक को झटके से बंद किया और जमीन पर पटकते हुए उसे गार्बेज बुलाया। उसने टेरिफाइड एल्डेस्ट सन को देखा और कहा कि बुक यूजलेस नॉनसेंस से भरी हुई है। इसे और टाइट ग्रिप करते हुए ईथन ने कहा कि कोई भी सेन पर्सन इतनी इंपॉर्टेंट चीज किसी को नहीं देगा। उन्हें ट्रिक किया गया और उन्होंने सब कुछ खो दिया। उसने बिटरली सोचा कि वॉर के टाइम लोग हाथ मिलाते हैं, पीस में उन्हें सिर्फ पैसों की फिक्र होती है। फिर ईथन ने एल्डेस्ट सन को बताया कि वो उसकी बाकी फैमिली को छोड़ देगा। उसके बदले में उसे बैरन का हर एक लेजर चाहिए। उन सबको लेकर आओ और फिर और ऑर्डर्स के लिए एनेक्स में वेट करो। एक शैटर्ड फ्लैग फ्लेम्स के बीच में खड़ा था। गिरे हुए सोल्जर्स की बॉडी जमीन पर फैली हुई थी। वो डर के मारे घूमा और पूछा कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है। बस एक पल पहले वो यार्ड में ट्रेनिंग कर रहा था। फिर एक ह्यूज मॉन्स्टर अपीयर हुआ और उसने अपनी सोड उठाई। ईथन फ्रीज हो गया, इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। ब्लेड नीचे आई और उसके बजाय उसके पीछे खड़े वॉरियर को मार दिया। उसने खुद को कंफ्यूजन में घूरा, वंडर करते हुए कि उसको स्ट्राइक क्यों नहीं लगी। नीचे देखते हुए उसे डर लगा कि ये उसकी पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी हो सकती है। फिर एक लॉन्ग हेयर्ड आदमी अपीयर हुआ और उसने इसे एक ग्रेट विक्ट्री डिक्लेयर किया। ईथन ने उसे घूरा और शांत पड़ गया। उसे रियलाइज हुआ कि ये उसके ओल्ड वर्ल्ड से बैरन कार्गस था। बैरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे नरक में जलने को कहा। ईथन फ्रोजन रहा जब बैरन ने उस पर एक पीसफुल वर्ल्ड को इन्वेड करने और सब कुछ बर्बाद करने का ब्लेम लगाया। उनके लिए ग्रेट ड्रैगन भी बस एक इंट्रूडर था। अपना सिर नीचे किए ईथन सुनता रहा जब उसके माइंड में आवाज ने आर्ग्यू किया कि वो उन लोगों से अलग नहीं है जिनसे वो नफरत करता था। वो हिस्ट्री को जैसे चाहे वैसे बेंड नहीं कर सकता था। ईथन ने अपने गिरे हुए कॉमरेड्स के बारे में सोचते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाली। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा नहीं। उसने बैरन की बॉडी को स्लैश कर दिया। डार्क एनर्जी बर्स्ट होकर बिखर गई और ईथन ने देखा कि उसने सिर्फ एक ट्रेनिंग डमी को डिस्ट्रॉय किया था। जोर से सांस लेते हुए उसने अपनी बहन और यहां मौजूद बाकी लोगों के बारे में सोचा। वे अभी भी जिंदा थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या अलाउड बताता है। उसने ऊपर देखा और कसम खाई कि चाहे हिस्ट्री कितनी भी चेंज हो जाए, वो किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। एक चीख ने उसे तुरंत मुड़ने पर मजबूर कर दिया। कोई चिल्ला रहा था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। दूर गार्ड से घिरा एक आदमी चिल्ला रहा था कि आर्चड्यूक उसे जानता है और उन्हें उसे आगे जाने देना चाहिए। एक बियर्डेड आदमी ने उसकी वेस्ट पकड़ी और हिज लॉर्डशिप से मिलने की डिमांड की। फिर उसने ईथन की आवाज सुनी और पीछे मुड़ा। ईथन वहां चलकर गया और पूछा कि क्या चल रहा है। उस ओल्ड मैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए चिल्लाया, माय लॉर्ड। फाइन कपड़ों वाला ये आदमी ईथन की पास्ट लाइफ में मॉन्स्टर ऑफ पेपरवर्क के नाम से जाना जाता था। वो अर्दन फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट आदमियों में से एक था जो जीरो से उठकर सिर्फ अपनी स्किल के दम पर काउंट बना था और वो लगभग कोई भी ऑफिस का काम 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता था। अपना सिर नीचे किए बैठे हुए उस आदमी ने कहा, हर किसी ने जिसने ईथन को बैक किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल था, अपनी पोजीशन खो चुके हैं। ईथन ने उसके कपड़ों की तरफ देखा और कहा कि इससे समझ आता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जैसे ही उसने अपनी टी उठाई, ईथन ने सोचा कि ड्यूक के हाउस को अंदर से तोड़ने के लिए सारे यूजफुल लोगों को हटा दिया गया था। शायद उनके दुश्मन आखिर इतने फूल्स नहीं थे। वो बस यही सोच रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन संभाल सकता है। इसलिए उसने इंट्रोडक्शंस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये मिशलन था, एक मर्चेंट जो डची के साथ काम कर रहा था, और ईथन ने सोचा कि उसकी टाइमिंग परफेक्ट थी। ओल्ड मैन मुड़ा और पहले जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज किया, पर मिशलन ने उसे इग्नोर कर दिया। मिशलन ने आगे बढ़कर कहना शुरू किया कि ईथन के बैरन की फैमिली को क्रश करने के बाद अगला नंबर सेनेट का होगा। ईथन ने उसकी बात काट दी। उसने काफी सुन लिया था। अपने हाथ क्रॉस किए हुए स्माइल करते हुए उसने कहा कि ये लैंड अर्दन फैमिली को बिलोंग करती है। मिशलन स्टन रह गया और बोला कि ये तभी मैटर करेगा अगर किंग लैंड राइट्स वापस दे। ईथन ने आंसर दिया कि बैरन के एल्डेस्ट सन ने भी उसे कुछ इंटरेस्टिंग बताया था। उसने फ्राउन किया और कहा कि वैसल्स और 7th ग्रेट फैमिली ने मिलकर कुछ शेडी गेम खेला है। फिर उसने अपनी बात रिपीट की। ये उनकी लैंड थी। क्या अर्दन फैमिली के हेयर को सच में किसी यूजलेस किंग की परमिशन की जरूरत थी? ये सुनकर मिशलन की टी उसके गले में फंस गई, जिसे उसने पोंछते हुए साफ किया। उसने नर्वसली कहा कि वो जानता था कि ईथन डिफरेंट है, पर ये अभी भी बहुत ज्यादा था। ईथन ने सिर्फ स्माइल की और एक हाथ उठाकर उसे फिक्र न करने को कहा। जल्द ही गुड न्यूज आएगी। मिशलन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला कि अगर ईथन श्योर है तो वो जाकर अपने टास्क हैंडल करेगा। ओल्ड मैन ने हंसते हुए अपना मग नीचे रखा और कहा कि वो खुश है कि ईथन को अक्ल आ गई है। उसे बहुत से क्लेवर लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो कोइंसिडेंटली एक ऐसे ही इंसान को बड़ा कर रहा था। क्या ईथन उससे मिलना चाहता था? दरवाजा खुला और एक आवाज ने अंदर आने को कहा। ईथन ने रूम के उस पार देखा तो वहां एक व्हाइट बालों वाला लड़का था। आदमी ने एक्सप्लेन किया कि वो अडॉप्टेड है और वो उसे अपने साथ लाया था। लड़के ने आगे देखा और कहा कि ईथन से मिलना उसके लिए ऑनर की बात है। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने खुद को लॉरेंस इंट्रोड्यूस किया। ईथन ने सरप्राइज में फ्राउन किया। उसने अपनी मेमोरी से उस आदमी को पिक्चर किया और सोचा ये वही है। फिर सीन आयरन वैली की तरफ शिफ्ट हुआ जो एक रेड फ्लैग के नीचे थी। ईथन एक ब्लैक हॉर्स पर बैठा था। लॉरेंस उसके पास आया और रिपोर्ट की कि सारे ट्रूप्स अपनी जगह पर हैं। ईथन ने स्माइल किया और कहा कि लॉरेंस ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया है। उस मैसिव आर्मी को देखते हुए उसने कहा कि सिर्फ एक हफ्ते में लॉरेंस ने एक ऐसा ब्रिलियंट प्लान बनाया था जो बैटल को पूरी तरह पलट सकता था, जिसमें डेथ स्क्वाड की पार्ट प्ले कर रहा था। हंसते हुए लॉरेंस ने कहा कि अब बस ऑर्डर देना बाकी है। ईथन ने कहा कि लॉरेंस शायद अकेला पर्सन है जो इस तरह का प्लान सोच सकता है। वो हमेशा कैवलरी भेजने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढ लेता था। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा कि वो लॉरेंस के टैलेंट की रिस्पेक्ट करता है,
पर बिना सोए 3 दिन लगातार काम करना बहुत ज्यादा है। अगर वो बैटल के बीच में कोलैप्स हो गया तो ईथन अकेला पड़ जाएगा। लॉरेंस ने अपना सिर नीचे किया और कहा कि टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ देने के बाद हर एक मौत उस पर पत्थर की तरह बोझ डालती है। पर तभी ड्रैगन्स ने एक हॉर्न उठाया और उसे बजाया। अगले ही पल एक ह्यूज आर्मी अजीब लैंग्वेज में चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। लॉरेंस ने कहा कि वो अपनी जान रिस्क पर डालने के लिए रेडी है अगर ये प्लान किसी एक की भी जान बचा सके। ईथन ने आगे अपनी आंखें फिक्स की और आंसर दिया, ये इनफ था। वे इन इन्वेडर्स का सफाया कर देंगे और ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे। उसने अपनी सोर्ड उठाई और चिल्लाया कि ड्रैकोनियंस मूव कर रहे हैं और वे ये चांस मिस नहीं कर सकते। नाइट्स ने हॉर्न ब्लास्ट्स के साथ आंसर किया। कैटapults ने ह्यूज स्टोन्स लॉन्च किए। वे बोल्डर्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। ईथन ने अपनी सोर्ड और ऊपर उठाई और हर एक यूनिट को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। एक के बाद एक स्टोन ड्रैकोनियन रैंक से टकराए, उन्हें पूरी तरह तबाह करते हुए। फ्रंट पर राइड करते हुए ईथन ने एक के बाद एक दुश्मन को काट गिराया। उसे वो दिन सबसे क्रूलेस्ट बैटल के रूप में याद था। फिर लॉरेंस ने हाथ आगे बढ़ाया और ईथन ने सोचा कि कितने लोग मारे गए थे। फिर भी पावर में इतने ह्यूज गैप के बावजूद लॉरेंस के ब्रिलियंट टैक्टिक्स ने उन्हें विक्ट्री दिला दी थी। ईथन ने अपने स्ट्रैटेजिस्ट को अपनी आर्म्स में पकड़ा और सेटिंग सन की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि वो बैटल लॉरेंस की आखिरी बैटल थी। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और